तो स्वागत करता हूं आज के इस न्यू क्लास में। इसमें हम लोग बात कर चुके हैं पेट्रोलॉजी के जितने भी क्लासिफिकेशंस होते हैं उनके बारे में। वहां पे हम लोग पढ़ लिए हैं आग्नेय सेल के बारे में, अवसादी सेल के बारे में और कयांत्रित सेल के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो तो आप उसे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सचर एंड इंट्रसिव फॉर्म्स ऑफ रॉक, यानी कि बात करना है हमें ओनली इसमें आग्नेय सेल के बारे में। किसके बारे में बात करना है? आग्नेय सेल के बारे में बात करना है। सेल का गठन कैसे होता है, किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो कितना प्रोसेस करने के बाद तब वो जाकर बनता है। जैसे अगर आपसे हम पूछें कि आग्नेय सेल किसे कहते हैं तो आप आराम से बता दीजिएगा कि सर लावा और मैग्मा के संगठन पर बने सेलों को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, आग्नेय सेल कितने प्रकार के होते हैं जी? तो वहाँ पे दो प्रकार के आपने पढ़ा था। सबसे पहला पढ़ा आपने इंट्रसिव पढ़ा, ठीक है। इंट्रसिव के बाद दूसरा आपने क्या पढ़ा? एक्सट्रासिव पढ़ा। इंट्रसिव कहने का मतलब अंतर्वेदी हो गया और इसको कहने का मतलब क्या हो गया? बहिर्वेदी हो गया। अंतर्वेदी इंट्रसिव जो रॉक्स होता था वो पहले ग्रेनाइट होता था। क्या होता था? ग्रेनाइट होता था। इसके बाद फाइकोलिथ, लैकोलिथ, बहुत सारे रॉक्स होते थे। हाइपाबाइसल हो गए, आपका प्लूटोनिक हो गए, इस टाइप से आपका एग्जाम्पल होते थे किसका? इंट्रसिव का। खैर वो आप पिछला क्लास देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक्सट्रसिव का एग्जाम्पल मैंने बताया था बेसाल्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बेसाल्ट। तो आप ये जितने प्रकार के एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, सवाल ये है कि सर इन अलग अलग जो नाम आप बता रहे हैं तो किस आधार पे आप ये नाम दे रहे हैं? तो नाम देखिए दिया जाता है कभी भी किसके आधार पे? गठन के आधार पे, कि वो बना कैसे। ठीक है ना। इसके साथ साथ गठन के साथ साथ इस वाले टॉपिक में हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, संरचना, कि किसी भी रॉक्स का कौन सा, किसी भी रॉक्स यानी कि कहने का मतलब कि आग्नेय सेल के किसी भी रॉक्स का, जितना भी एग्जांपल आप लोग के बताया गया, ग्रेनाइट हो गया, लैकोलिथ, फैकोलिथ, उसका संरचना कैसे होगा और संरचना जो चीज़ आवश्यक है वो आवश्यकता के साथ साथ रिएक्शन करने के बाद उनका क्या होता है? गठन होता है। उन चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहले सवाल यही है कि भाई गठन क्या होता है? ठीक है ना। तो गठन के बारे में यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि आग्नेय सेल ही नहीं, अभी आग्नेय सेल को हटा दीजिए, यहाँ पे विभिन्न खनिज घटकों एवं कांच के पारस्परिक संबंध को सेल गठन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल गठन। गठन को इंग्लिश में टेक्सचर बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? टेक्सचर, यानी कि टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब क्या है कि खनिजों के यहाँ पे खनिज घटक तो समझ में आता है कि खनिज जो बने होते हैं, खनिजों से यहाँ पे लावा मैग्मा से सब कुछ का निर्माण हुआ है। चट्टान के बारे में भी अभी आपने पढ़ा था, ठीक है ना, पिछले क्लास में, कि वहाँ पे जो है हम लोग लावा से और मैग्मा से चट्टानों का निर्माण करवा रहे थे और वो लावा मैग्मा जब ठंडे होते थे तो आग्नेय बनाते थे। और आग्नेय सबसे, इसको हम लोग प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। आग्नेय बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं एंड हमने उसमें बताया था कि इनकी संरचना रवेदार होती है। रवेदार कहने का मतलब क्या होता है? कि ये क्रिस्टलाइन पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन कहने का मतलब ये क्रिस्टलीय होते हैं। इनका संरचना क्या होता है जी? क्रिस्टलीय। बट ऐसा नहीं है। देखिए आग्नेय सेल जो लावा मैग्मा से भी बनते हैं ना, तो लावा मैग्मा से किस प्रकार से बनते हैं, पहले उस प्रोसेस को समझिए। देखिए लावा मैग्मा जब ठंडा होता है तो लावा बनता है, और लावा मैग्मा अगर दोनों ये आपस में पारस्परिक संबंध बना लेते हैं तब जाकर गठन होता है ठंडे होने के बाद। किस चीज़ का? आग्नेय सेल का। लेकिन सवाल यह है कि आग्नेय सेल का गठन तो हो गया, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है, कोई कम ठंडा हुआ, कोई बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तो कोई बहुत ज़्यादा कठोर हो गया। है इग्नियस का ही। हमारा क्वेश्चन क्या था कि आग्नेय सेल है क्या चीज़? आग्नेय सेल है क्या चीज़? तो लावा मैग्मा से जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? आग्नेय सेल बोलेंगे, है ना। अब ये जरूरी थोड़े ना है कि कोई, जैसे मान लो कि एक नर और एक मादा से एक नया बच्चा का जन्म होता है, ऐसा थोड़ा ना कोई बचपने से मजबूत रहेगा। अब कोई बचपने से मजबूत होता है, कोई बचपने से कमज़ोर होता है, तो चलो संरचना बन गया लावा मैग्मा से, ठीक है ना। लेकिन कोई चट्टान अत्यंत कठोर होते हैं और कोई क्या होते हैं? थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं या कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं। तो इस संरचना है कि किस प्रकार से आखिर क्या क्या उनमें चीज़ें रहेंगी जिसकी वजह से वो कभी कमज़ोर, कभी अलग अलग उनका संरचना के आधार पे, उनका आकार के आधार पे, उनके बनावट के आधार पे हम लोग क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं कि इसमें यह है। जैसे हमने बताया था कि बेसाल्ट जैसे जो चट्टान होते हैं, बेसाल्ट में छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं। जबकि ग्रेनाइट का लंबाई चौड़ाई कितना हो सकता है? 4 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? 4 किलोमीटर तक। उन्हें प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। धरती के सबसे अंदर में पाया जाता है ना, बहुत लंबा चौड़ा। और ग्रेनाइट पूरी तरीके से क्या होता है? क्रिस्टलीय होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय। अब अभी क्रिस्टलीय का नाम हम लोग ले रहे हैं तो क्रिस्टलीय के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन देखिए खनिज घटक जो है, इसके जगह पे आप एक चीज़ समझिए, मैग्मेटिक पदार्थ की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्मेटिक मैटर की। मैग्मेटिक
मैटर की, मतलब जितने भी लावा मैग्मा से जो चीज़ बने हैं उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद एक नया वर्ड आ रहा है, देखिए आपके साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, कांच। कांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लास। अब यहाँ पे सवाल यह है कि सर कांच कहाँ से आ गया हमें, तो देखिए कांच का प्रयोग हम लोग करते हैं क्या करने के लिए, जाँच करने के लिए। क्या करने के लिए, जाँच करने के लिए कि कौन किसके साथ मिक्स हो रहा है कांच के साथ, और ये चट्टान का क्या संबंध है। अगर संबंध अच्छा खासा है तो समझो कि वो चट्टान थोड़ा सा ठीक रहेगा, उसका बोला जाता है, ठीक है ना। अलग अलग है उसको अंश क्रिस्टल ये बोलते हैं। ये सब अभी आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो मतलब इसका संबंध बताना है कि कांच के साथ क्या रिलेशन हो सकता है कोई भी चट्टान का। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे आग्नेय सेल, इसलिए हमने लिखा है कि आग्नेय सेल के विभिन्न खनिज घटकों एवं कांच के पारस्परिक संबंध को क्या बोला जाता है, सेल गठन। ध्यान से बात समझिएगा, ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा 5 नंबर के पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। इस सब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं पूछता है। ज़्यादातर चांस यही है कि आग्नेय सेल का ये गठन वाला जो क्वेश्चन है ना 5 नंबर का आता है, ठीक है। और एक आता है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान जब पढ़ेंगे ना इसी प्रकार से अवसादी चट्टान के संरचना एवं गठन का बात करेंगे, तो अवसादी चट्टान से बहुत ज़्यादा क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या बनता है, उससे ऑब्जेक्टिव बनता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो किसी भी सेल का गठन जो होता है बहुत मतलब इन चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सबसे पहले क्रिस्टलन, देखिए क्या गया यहाँ पे, क्रिस्टलन। क्रिस्टलन कहने का मतलब कि क्रिस्टलीय संरचना की हम लोग बात करेंगे सेलों के बारे में। फिर दूसरा नाम है यहाँ पे क्रिस्टलों का आकृति, कि क्रिस्टलों का आकार के बारे में बात करेंगे कि एक क्रिस्टल का आकार क्या होता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्रिस्टल की हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि अगर हमारे पास एक पदार्थ है, एक क्या हमारे पास पदार्थ है, और एक और यहाँ पे हमने पदार्थ लिया, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक है। ये पदार्थ है और ये आपको पता है, आप लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थों की संरचना कणों से होती है, परमाणुओं से अणुओं से होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी परमाणु है जिसका संरचना कैसा है, गोलाकार है। संरचना क्या है उसका, गोलाकार है। अब हम क्या करेंगे कि इस पदार्थ को गोलाकार तरीके से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और बीच में जो खाली जगह बच रहा है, बीच में खाली जगह बच रहा है, तो जो भी बीच में खाली जगह बच रहा है इसको बोलते हैं अंतरकाशीय स्थल। ये पहले आप लोग की सब आप लोग पढ़ लेते, लेकिन आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या कर दिया है, हटा दिया है। जो ठोस अवस्था था ना उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ देखिए जो बीच में जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय स्थल। बट कोई भी आप कितना भी हीरा जो होता है ना सबसे ज़्यादा कठोर होता है, आप हीरा का भी संरचना में बात कीजिएगा तो सब कणों से मिलकर बने हुए हैं। सब क्या चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, कणों से। और सबके बीच में इस टाइप से क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। सबसे क्या होता है, रिक्त स्थान ऐसा होता है इस जगह से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ए आ गया, लेकिन बी जो पदार्थ है इसका कणों का संरचना कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसका कणों का संरचना क्या है, कुछ इस प्रकार से। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि किसको हम क्रिस्टलीय पदार्थ को लेंगे, पदार्थ ए को कि पदार्थ बी को? क्यों? क्योंकि इस पास से मतलब नहीं है, क्योंकि इस पदार्थ में कण जो हैं एक दूसरे से सटे हुए और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। जबकि यहाँ पे निश्चितता दिख रहा है, क्रम दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर आप इसे फोड़िएगा ऊपर से धक्का मारिएगा तो आपको क्या लगता है कि इसको मारिएगा तो इसको भी चोट लगेगा, बराबर चोट लगेगा इसको भी मारेंगे तो, है ना। अब यहाँ पे हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे कि बराबर चोट लगेगा कम लगेगा, इसकी बात नहीं करना है यहाँ पे। लेकिन सोच कर देखो कि जब इसको हम काटेंगे तो निश्चित क्रम में कटेगा कि नहीं कटेगा। मान लो कि हम यहाँ से इसको काटना शुरू किए, पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको काटेंगे कहाँ तो चल जाएगा, देखो इसके बाद यहाँ कण है तो ये तो यहाँ पे कटेगा नहीं, फिर इधर घुसेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आ जाएगा। समझ आया? तो जो क्रिस्टलीय संरचना ये है, ये क्या है, क्रिस्टलाइन मैटर है, और ये क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन है। ये क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन है। अब एग्जांपल समझिए, जो पदार्थ ए है उसके बारे में अगर बात करें तो क्या क्या ऐसा हो सकता है, चीनी हो सकता है, लोहा हो सकता है, लोहा होता है ना जहाँ काटते हैं वहाँ पे कटता है ना। इसके साथ और क्या क्या हो सकता है, जितने भी इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है बाबू, इसको भी याद रखिएगा। इन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस। और ये क्या है, ये नकली ठोस होते हैं। ये कैसे ठोस हैं, नकली ठोस हैं। जैसे बी जो पदार्थ है इसमें आप बात करो, इसमें एल्युमिनियम भी हो सकता है ना। इसके साथ साथ और भी जितने भी ठोस होते हैं, जितने भी रियल वाले जो सॉलिड्स होते हैं, ये सब इनमें आ जाएंगे। अब जो पदार्थ जो मेरे पास बी है, बी में आप नोटिस करो कि इसमें क्या हो सकता है, जिनमें टेढ़ा मेढ़ा ऐसे संरचना बनेगा। काट रहे हैं कहाँ, मान लो कि आरी ब्लेड से ही काट रहे हैं, आरी ब्लेड कब एने छटक जा रहा है, कब एने चल जा रहा है। क्या हो सकता है ऐसा, प्लास्टिक। क्या हो सकता है, प्लास्टिक से बना हुआ कोई भी चीज़। जैसे आपके पास जो प्लास्टिक वाला कुर्सी होगा ना 200-400 रुपये वाला, उसको आप देखिएगा ना, काटिएगा करने जाएगा करने, अरे नॉर्मल सारे प्लास्टिक रहेगा, उसको फाड़ के भी ट्राई करना ना, पदार्थ है ना, फाड़ के ट्राई करना कैसा रहता है, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। रबड़ करता है जी जल्दी से,
रबड़ कटेगा जल्दी? नहीं कटेगा। रबड़ के अलावा और एग्जाम्पल बताइए। रबड़ के साथ और टायर जो होता है, ट्यूब जो होता है, ये सब रबड़ का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। लेकिन ये सब क्या है? नकली हैं। क्या है? सब नकली। हालांकि अगर कोई पूछेगा कि प्लास्टिक का कौन सा अवस्था होता है तो क्या बोलोगे? कि ठोस है। क्या है? वो भी ठोस है। सारा चीज़ केमिकल युक्त है, सब चीज़ केमिकल से बना होता है। समझ आया? तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि क्रिस्टलन के आधार पे बात करेंगे। देखिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पे कि क्रिस्टलन जो होता है, ठीक है ना, क्रिस्टलिनिटी यहाँ पे कि सेल में 2 प्रकार के पदार्थ ऐसा हो सकते हैं, ठीक है ना। अब क्रिस्टलों की आकृति पे कि अगर एक क्रिस्टल का हम लोग आकार बनाना चाहें, क्रिस्टल मतलब यहाँ पे देखो, क्रिस्टलों का आकार ये पूरा चट्टान का आकार हो जाएगा। और क्रिस्टलों की आकृति कहने का मतलब कि एक क्रिस्टल जैसे एक कण होता है ना, एक कण का आकार यहाँ पे कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इसका फिगर के साथ बात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में अगर फिगर दिया है, उस फिगर को अगर आप नहीं बनाते हैं तो नंबर बहुत ज़्यादा कटेगा, ठीक है। क्रिस्टलन यहाँ पे क्रिस्टल तथा कांच का संबंध के बारे में बात करेंगे। यहाँ भी हमने लिखा है ना, कि खनिज और कांच के पारस्परिक संबंध को हमको यहाँ पे दिखाना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल गठन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? क्रिस्टलन के बारे में, ठीक है। और बाकी इससे छोटा मोटा जो प्रीवियस जो डाउट्स हैं उसको पहले कंप्लीट करते हैं, इसके बाद इधर आते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक बार बीच क्लास में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन दीजिएगा, जितने लोग को याद है हाथ उठाएगा ओनली, बीच में फिर हम बोलेंगे, ठीक है। मैग्मा का रंग कैसा होता है? लाल और पीला दोनों मिक्स होता है। मैग्मा का तापमान कितना होता है? और यूट्यूब वाले सभी लोग चैट बॉक्स नीचे खुला रहता है, उसमें कमेंट करेंगे, ठीक है। हम बताइए जी कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स। कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस। मैग्मा जब ठंडा होता है तब उसका रंग कैसा हो जाता है? उसे क्या कहते हैं? लावा। उसे क्या कहते हैं? लावा, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि जो काला रंग है, काले रंग के जो मैग्मा होते हैं सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होगा? मान लो कि मैग्मा डायरेक्ट ठंडा हो गया, वो चट्टान बनाएगा, तो चट्टान का रंग कैसा होगा? रेड हो जाएगा। देखिए अगर मैग्मा नेचुरल तरीके से अपने धीरे धीरे करके वातावरण से ठंडा हो रहा है तभी उसका रंग कैसा हो सकता है? काला होगा। अन्यथा अगर अपना मन से ज़बरदस्ती हम लोग अपना मन से उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अगर अपना मन से हो रहा है, स्वतः अपने आप जो है ठंडा हो रहा है, तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? रंग कैसा हो जाता है? ब्लैक। ठोस तो होना ही है भाई, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लावा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लावा। लेकिन अगर रेड है और उसके ऊपर से हम लोग अगर पानी डाल के पूरा ठंडा कर रहे हैं, हालांकि पानी नहीं डालना चाहिए, किसी भी प्रकार का मैग्मा अगर है उसको चुपचाप रहने देना, ठीक है। एक वीडियो आता है इस जगह पे, अगर तुम लोग क्या करेगा कि अगर शांत ज्वालामुखी है ना, जैसे ज्वालामुखी अलग प्रकार का होता है, शांत होता है, प्रसुप्त होता है, कोई सक्रिय ज्वालामुखी होता है। तो शांत ज्वालामुखी जो है निकल रहा है, वो आराम से निकल रहा है, शांति से आराम से निकल रहा है, बिना किसी को परेशान किए मैग्मा निकल रहा है धरती से, है ना। उस बीच में अगर चट्टान पत्थर एक आध को डाल दो ना, और एक आध को ढेको मार के देखो ना, ओकरा में तुरंत एक्टिव हो जाएगा। तो शांत ज्वालामुखी बहुत जल्दी क्या हो जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी बन जाता है। क्या बन जाता है? सक्रिय। फिर ब्लास्ट करने लगता है, पूरा एकदम हरा हरा निकलने लगेगा डायरेक्ट एकदम स्पीड में। समझ आया? तो इसीलिए ये सब चीज़ से कभी खेलने, लेकिन टोनी के मिल कहाँ रहा है कि खेलोगे ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ हम बताना हमारा फ़र्ज़ है। इसके बाद जब नेचुरल तरीके से ब्लैक हो रहा है तब तो उसे हम क्या बोलेंगे? लावा। लेकिन अब ध्यान से बात सुनना कि मेरे पास कोई ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हम इससे जल्दीबाजी में क्या करना चाहते हैं? ठंडा करना चाहते हैं, तो उसका आकार कैसा रहेगा? रेड का रेड रहेगा, रेड का रेड रहेगा। अब सवाल है कि ठंडा ये भी हो गया और ठंडा ये भी हो गया, लेकिन ठोस हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी चट्टान बना और ये भी चट्टान बना। अब सवाल ये है कि चट्टान ये भी, चट्टान ये भी, तो ये चट्टान ज़्यादा मजबूत रहेगा। मान लो इसको ए दे दिए, और ये चट्टान का रंग कैसा हो गया? काला हो गया। और ये चट्टान का रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। और इस चट्टान का नाम हमने दिया बी। तो बताइए ए ज़्यादा मजबूत होगा कि बी ज़्यादा मजबूत होगा? ए, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ है? क्रिस्टल ये हुआ है ना। और ये क्या हुआ है? जल्दी से हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि वो अभी अपना वास्तविक रूप में कोई देखो, जैसे कोई अगर मान लो कि किसी को जल्दी मानी क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, अगर कोई नेचुरल तरीके से बूढ़ा हो रहा है, वो वाला बूढ़ा में अब किसी को ज़बरदस्ती बूढ़ा बना दो, खिया पिया के जल्दी से दाढ़ी मोछ पका दो पूरा, मतलब ऐसी माने वातावरण इतना ख़राब कर दो बेचारा के कि बूढ़ा हो जाए। देखो ना 25 साल में कोई बूढ़ा जैसा दिखने लगता है ना। अब एगो जो नेचुरल बूढ़ा होता है 50 साल के, 50 साल का भी बूढ़ा उसके सामने 25 साल का बूढ़ा लगने लगता है, वो ज़्यादा बूढ़ा दिखता है उससे। ऐसा भी तो होता है ना। तो अब बताओ सबसे मजबूत बूढ़ा कौन रहेगा वहाँ पे? 50 साल वाला। ये 25 साल नहीं रहेगा, ये ब्लोकिया मुर्गा बन जाएगा आने वाले समय में। इसके बाद यहाँ पे देखना क्रिस्टलन पढ़ा रहे थे ना। क्रिस्टलन में 2 प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग क्रिस्टलन। क्या लिखोगे?
क्रिस्टल, लेकिन क्रिस्टल किस में होना चाहिए? सेल में। किस में करना है हमें? सेल में। तो दो प्रकार के, सबसे पहला क्या होता है? क्रिस्टलीय। अब आपको हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होगा ज़्यादा। क्रिस्टलीय सेल, और एक क्या पढ़ना है? अक्रिस्टलीय सेल, ये हमको पता है, ठीक है ना। क्रिस्टलन में हम लोग दो प्रकार के क्रिस्टल पढ़ते हैं, क्योंकि क्रिस्टल दो होते ही हैं, दो प्रकार के, एक होते हैं क्रिस्टलीय सेल और एक होते हैं अक्रिस्टलीय सेल। सबसे पहला क्या है जी? क्रिस्टलीय ठोस। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो सेल होते हैं, ये ठोस ना कह करके आप क्या लिखिए इस जगह पे? सेल लिखिए। ये ऐसे सेल हैं जिनका संरचना क्या रहेगा? उनके कणों का संरचना एक निश्चित क्रम में क्या रहेगा? व्यवस्थित रहेगा। जैसे अभी हम लोग नीचे बात किए थे, ठीक है ना। तो लिखिए ऐसे सेल क्या जिनके कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है। निश्चित क्रम में होती है मतलब जो उनका कण होता है कैसे व्यवस्थित रहेंगे? निश्चित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं जी? उसे बोलते हैं क्रिस्टलीय सेल। क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टलीय सेल कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये पूर्ण क्रिस्टलीय घटकों से बने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी मिला दीजिए और संरचना क्या कर दीजिए। जैसे एक सेल है, कुछ भी मिला दो, कोई एते रहेगा, उससे मायने मतलब नहीं है ऐसे, ठीक है ना। कोई छोटन कर दो, बीच में अरेंज करने से ना तुमका मतलब है कि नहीं है? छोटे छोटे कर दो, ऐसा कभी भी इस टाइप से बात नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इसमें एकदम निश्चित क्रम, क्रिस्टलीय घटक कहने का मतलब कि टोटल चीज़ क्या होना चाहिए? एकदम क्रम में होना चाहिए। और क्या बन जाएगा? वो अक्रिस्टलीय बन जाएगा। क्या क्या बन जाता है? अक्रिस्टलीय बन जाएगा। ऐसे सेल जिनके कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय सेल कहते हैं। और ये पूर्ण क्रिस्टलीय घटकों से क्या होते हैं? बने होते हैं। बात क्या आता है मेरे पास? अक्रिस्टलीय, ठीक है, सेल। इसमें क्या लिखोगे जी? बताइए। ऐसे सेल क्या, ठीक है ना, जिनके या जिनके कण, ठीक है ना, एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम ना कर करके सीधे लिखिए क्या चीज़? अनिश्चित क्रम में। क्या लिखिए? अनिश्चित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वो लाठी लाओ रे। क्या कर रहा है रे? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? लाओ तो यहाँ चाची से बात हम करते हैं। लाओ 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 यहाँ पे लो, बोलो। लाओ बंटी, बोलना चाची से कि हमको उससे बात करना है। हेलो, हाँ हम सर बात कर रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि कौन सी काम है इससे? अभी आशीष से। अरे दवाई मंगाना था तो आपको टाइम पता है कि नहीं? कोचिंग का कितना बजे का टाइमिंग है? कैसे नहीं जान रहे हैं? 5 महीना, सुनिए 5 महीना से लेकर पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता है कि टाइम कितना बजे है? 11 बजे कभी नहीं छुट्टी होता है। आप लोग इस टाइप से कॉल करिएगा और ये लिखा क्या करता है? हमेशा 10 साढ़े 10 बजेगा, 11 12 बजेगा, तुरंत भागने करता है। क्लास का टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लास चलता है। इस बीच में आप फ़ोन काहे करते हैं? ठीक, दवाई मंगाना था, 1 बजे तक टाइम है, 1 के बाद बात करो ना सीधे। चलिए लिखिए इसको जल्दी से। तुम्हारा जियोलॉजी है कि नहीं रे? तो तू लिखा है इसको? कहाँ लिखा है? कहाँ? ला दो कॉपी उसको, देखो कॉपी, देखो देखा, देखो पीछे वाला लिखा है, देखो। तो अभी तो हमने आवाज़ आ कहाँ से रहा है? ऐसा हमको सुनाई दे रहा है। पकड़ो जल्दी, सब लिखो। पता है तू बोलेगा, हमको पता है बढ़िया से। तो चलिए, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं जी? ऐसे सेल जिनके कण एक निश्चित ना देकर के हमने क्या दिया? अनिश्चित क्रम में, यानी कि फिक्स नहीं रहेंगे, कहीं छोटे हो जाएंगे, कहीं बड़े हो जाएंगे या दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अक्रिस्टलीय सेल। और यही चीज़ यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि ये जो हैं पूर्ण, ठीक है ना, क्रिस्टलीय घटकों से नहीं बने होते हैं। यहाँ तो कोई समस्या? यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। देखिए, तो क्रिस्टलीय सेलों के बारे में पढ़ना है कि कौन सा सेल क्रिस्टलीय होगा और कौन सा नहीं होगा। सबसे पहले श्रेणी को हम लोग बांटते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक प्रकार का टाइप जिसको बोलते हैं पूर्ण क्रिस्टलीय। क्या बोलते हैं जी? पूर्ण क्रिस्टलीय, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण क्रिस्टलीय। एंड दूसरा आता है अंश क्रिस्टलीय। दूसरा याद रहेगा, अगर श्रेणी देखा जाए
तो कितने टाइप में हम लोग बांटते हैं इसको? 3 टाइप में। सबसे पहला पूर्ण क्रिस्टलीय, दूसरा क्या आता है अंश क्रिस्टलीय, एंड जो तीसरा आता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण कांचिक। पूर्ण कांचिक मतलब कांच होता है ना, इस प्रकार से पूर्ण कांचिक उसको बोलते हैं। क्रिस्टलीय सेलों को हम लोग कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं? 3 प्रकार में। सबसे पहला क्या है पूर्ण क्रिस्टलीय, दूसरा क्या है अंश क्रिस्टलीय, और तीसरा क्या है कांच क्रिस्टलीय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांच क्रिस्टलीय। ठीक है, तो पूर्ण क्रिस्टलीय में ये है कि भाई इसमें क्या क्या घटक मिला रहेगा। सवाल है कि नहीं है कि भाई जो पूर्ण क्रिस्टलीय सेल रहेगा मतलब क्रिस्टलीय सेल रहेगा, नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ये क्रिस्टलीय है, यानी कि कणों का संरचना क्या है पूरी तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो जो घटक होंगे ना, घटक क्या रहेंगे? सभी घटक क्या रहेंगे? क्रिस्टलीय घटक रहेंगे। घटक क्या रहेंगे? यहाँ लिखो सभी घटक क्या रहते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं, एवं एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं? एक निश्चित क्रम में इनके कण क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ये तो लिखवाए भी थे पहले अभी, है ना, लेकिन नोट्स पूरी तरीके से तैयार कीजिएगा। उदाहरण में अब बात करते हैं, उदाहरण से और भी क्लियर आप लोग समझ पाइएगा। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल इसमें यही आता है ग्रेनाइट। क्या आता है? ग्रेनाइट। क्योंकि ग्रेनाइट एक ऐसा संरचना है जिसका संरचना धरती पर नहीं बनता, ऊपर नहीं बनता। धरती कहाँ बनता है? हमेशा ग्रेनाइट कहाँ बनेगा? धरती के अंदर, प्लूटोनिक में, यानी कि पाताल में दम बनता है। जैसे धरती ये हो गया ऊपर का, आकाश ऊपर और पाताल धरती के नीचे। बोलते हैं धरती आकाश पाताल, नाम सुने हो ऐसे बोलते हैं ना। तो धरती ऊपर का जहाँ हम खड़े हैं, आकाश ऊपर हो गया और पाताल इस धरती के नीचे हो गया, मतलब इस धरती के अंदर में ना, यहाँ पे मेंटल कोर ये सब हो जाता है पाताल। ठीक है, तो यही चीज़ है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सबसे पहला ग्रेनाइट। और ग्रेनाइटे जो है ऐसा एक आग्नेय सेल है, और यहाँ पे हम बताए थे पहले भी कि हम जब भी बात करेंगे सिर्फ आग्नेय सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक ऐसा आग्नेय सेल है जिसका संरचना क्या होता है? पूरा क्रिस्टलीय। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा, पीछे शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। अब सवाल पूछेगा कि अब बताइए पूर्ण क्रिस्टलीय सेल का क्या करो? उदाहरण दो। अब ऐसे नहीं पूछेगा कि अवसादी सेल का उदाहरण दो, अब सवाल पूछेगा कि पूर्ण क्रिस्टलीय सेल का क्या करो? उदाहरण दो। तो क्या होगा बताइए? ग्रेनाइट। ठीक है, इसके बाद अभी आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है जी? लिख लीजिए, पृथ्वी के अंदर। कहाँ पाया जाता है? या ऐसे लिखो अंतर्वेदी सेल है ये कौन सा सेल है? अंतर्वेदी आग्नेय सेल हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है जी? अंश क्रिस्टलीय। क्या आता है? अंश क्रिस्टलीय। देखिए ध्यान से, अंश का मतलब क्या होता है? भाग होता है। अंश का मतलब क्या होता है? भाग होता है, या किसी भी चीज़ का टुकड़ा को बोलते हैं कि ये उस चीज़ का अंश है, ऐसा बोलता है ना। तो देखिए ये जो था ये सभी क्रिस्टलीय होते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका घटक क्या है? चेंज है। घटक क्या है यहाँ पे? चेंज है। बस घटक याद रखिएगा ना, ठीक है ना। सभी क्रिस्टलीय में क्या, एक ही एग्जाम्पल याद रखिएगा, एकदम ग्रेनाइट एकदम पूरा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं घटक में। इसमें क्या रहेंगे? देखिए यहाँ पे कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ रहते हैं तथा कुछ कांच का मिश्रण रहता है। मतलब ये भी सेल होते हैं, अर्थात इस वाले स्टेप से हमें ये पता चलता है, ठीक है ना, कि पत्थर में भी कुछ ना कुछ कांच की मात्रा पाई जाती है। लेकिन पत्थर में डायरेक्ट हमें कांच नहीं दिखेगा, उसके कणों के साथ पाया जाता है। अब बताते हैं कैसे पता करें इस चीज़ का। ठीक है, एक बात कभी नोटिस करना कि जब बहुत बड़ा सा अगर सेल रहता है ना, चट्टान टाइप का पूरा, और उसका जब छोटा सा पीटने पर, ज़्यादा पीटने पर उसका छोटा सा जब ये कबरता है ना कौन, तो दूर से देखना सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना तो चमकता है। नॉर्मली बालू पे आप नोटिस कीजिएगा ना, बालू पे बलुइया चमकता है। सच चमकता है कि नहीं चमकता है? ठीक है ना, और उसमें से लाइट मारने जैसा एकदम लगेगा, एकदम जैसे ऐसा लगता है ना कि उस जगह से लाइट मार रहा है। ठीक है, अर्थात इससे क्या समझ आता है, जब बालू हो गया, बालू को और छोटा करेंगे तो क्रिस्टल ना बनेगा, छोटा सा कण है हमारा। ठीक है ना, उसको अगर आप देखिएगा बढ़िया से तो क्या दिखेगा आपको कि उसमें क्या है, थोड़ा शीशा की मात्रा है। हालांकि सोचिए आप कि एक चट्टान में जितना भी मैग्नेटिक पदार्थ है वो चमकेगा कैसे, सोच कर देखो चमकेगा कैसे। जैसे बालू वालू चमकता है ना, तो ये सोचने वाली बात है कि नहीं, चमक क्यों रहा है भाई, क्या ऐसा चीज़ है उसमें? तो क्या ऐसा चीज़ है? कांच है। क्या उसमें? कांच है। और शादी में भी कांच पाया जाता है। ठीक है, वो भी आगे बताएंगे। हालांकि बालू जो होता है कौन सा सेल है? बालू अवसादी है कि आग्नेय है? अवसादी है ना, अवसाद है वो। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम लोग के इधर अभी मिल भी नहीं करेगा। आग्नेय के बारे में वहाँ पे बताए थे सुखलदेई में। आप लोग में से कितने लोग गए थे वहाँ पर ही, क्लास लगाए थे ना? ठीक है, तो वहाँ पर सब पढ़ाए हुए थे, एग्जाम्पल दिए थे। अब वो आग्नेय ये सब नहीं था, तुम लोग गधा है फोटो खींचने वाला सब था खाली। अभी दिसंबर आने दो। चलिए देखिए यहाँ पे इसमें क्या होंगे जी, एक निश्चित क्रम में इनके कण क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे? नहीं होंगे। व्यवस्थित होंगे? नहीं होंगे। लेकिन कुछ रहते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, लिखो यहाँ पे इनकी संरचना क्या होती है? सामान्य होती है। मतलब न ज़्यादा क्रिस्टलीय निश्चित क्रम में और न ज़्यादा खराब।
एक होता है ना कि मतलब कणों की संरचना न छोटा बड़ा न ज़्यादा दूर, एकदम नॉर्मल रहेगा, दूर रहेगा। जैसे मान लो कि खराब में हम लोग बात करें कणों की आकृति के आधार पे, तो हम लोग पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? ठोस होता है, उसका कण आपस में सटे हुए होते हैं। दूसरा क्या होता है? द्रव होते हैं, न ज़्यादा सटले रहेगा न ज़्यादा दूर रहेगा, बहाव का गुण पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? गैस होता है, तो गैस में पता है तो उन्हीं के बहुत दूर हो जाता है ना। तो इस प्रकार से संरचना होता है। तो इनकी संरचना क्या होती है? सामान्य। तो बोल सकते हैं क्या कि जल की संरचना सामान्य होती है, न ज़्यादा जटिल न ज़्यादा इतना भी ईजी नहीं रहेगा, मतलब मीडियम रहता है, मॉडरेट, ठीक है ना। तो इनकी संरचना सामान्य होती है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? उदाहरण क्या हो जाएगा? सामान्य प्रकार के जितने भी बेसाल्ट कैटेगरी में आते हैं, जैसे ज्वालामुखी उद्गार जब होता है ना, तो ज्वालामुखी उद्गार के बाद लावा मैग्मा बाहर निकलता है, और उस लावा मैग्मा के साथ कुछ चट्टान भी निकलते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी निकलते हैं। या जो लावा मैग्मा बाहर में निकल जाते हैं तो देखना डायरेक्ट नहीं निकलता है, ज्वालामुखी से निकलता है रे, जैसे बोर के पानी उबिजता है वैसे निकलता है एक बार डायरेक्ट नहीं, टुकड़ा कर करके निकलता है कि नहीं है? रहेगा आगे, रहेगा आगे ये, ठीक है ना, लेकिन टुकड़ा कर करके निकलेगा। पता चला कहीं एक के बार 10 लीटर फूंक रहा है, जैसे बकता है ना आदमी वैसे बकता है, ठीक है, धरती में से डायरेक्ट, ठीक है ना, प्रेशर से बकेगा, पूरा ऊपर तक जाएगा, ठीक है ना। और जौने जौने गिरेगा ना ओने क्या बनते जाएगा? पूरा चट्टान बनते जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। उसका देखना इंस्टाग्राम पे शायद हम दिखाए थे एक पोस्ट, है ना। मेरा फॉलोइंग लिस्ट में जाना, जो पर्सनल आईडी है ना उसमें फॉलोइंग लिस्ट में जाना, एक आईडी होगा रेड कलर का डीपी, काम करेगा उसमें, किस चीज़ का डीपी है वो भी पता नहीं है, लेकिन वहाँ अजीब है। इतना तुम लोग एनिमेशन जो दिखाया ना मैग्मा का लावा का, एक के बार नहीं बहता है। अब एक के बार बह रहा है तो समझो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जा रहा है बेचारा, आराम आराम से जा रहा है। ज्वालामुखी जहाँ पे लावा मैग्मा दिख गया वो सोचो कि ज्वालामुखी है वो, ठीक है, ज्वालामुखी है, ठीक है ना। तो उसको अगर तू तनी मानी खोद दिया ना, मैंने एक आध को ढेला पत्थर मार दिया तो फिर चौपट कर देगा। जैसे बोलता है ना कि सूतल आदमी के जगाना नहीं चाहिए जल्दी से, ठीक है। वो शांत है तो बेचारा के शांत रहने दो, नहीं तो बिगड़ गया तो फिर बाकियों का अशांत कर देगा, और अपने अशांत होगा तो बाकियों को भी अशांत कर देगा, यही हाल है। उदाहरण में क्या आ जाएगा? सामान्य बेसाल्ट। क्या आ जाएंगे? सामान्य बेसाल्ट। तो बेसाल्ट कौन से रोग होते हैं जी? रोग नहीं समझना, रोग हम बोल रहे हैं, चट्टान बोल रहे हैं ना। ये कौन से हैं? बहिर्वेदी। ये क्या है जी? बहिर्वेदी चट्टान है। ये कैसे चट्टान है? बहिर्वेदी। ये पत्थर कहलाते हैं, बहुत बड़ा चट्टान नहीं होता है। चट्टान कौन सा होता है? जो बहुत एरिया ज़्यादा कैप्चर कर रहा है, उसका आयतन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? चट्टान कहेंगे। छोटे छोटे चीज़ों को क्या बोलेंगे? पत्थर। लेकिन बेसाल्ट को हम छोटा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये भी मत समझना कि एकदम पत्थरे रहेगा। छोटा कहने का मतलब इतने तो थोड़े निकलेगा ज्वालामुखी वहाँ से, तब वो निकलता है बड़का बड़का चट्टान रहता है, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या है कि नहीं है ये बताइए। चलिए अगला, तो पूर्ण कांचिक में क्या है? देखो यहाँ पे इसका जो घटक होगा बाबू, इसका घटक क्या रहेगा? अक्रिस्टलीय कांच होता है। अब सवाल देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि कांच क्या होता है? कांच क्या होता है ये बताइए, क्रिस्टलीय कि अक्रिस्टलीय? बताइए बताइए। अक्रिस्टलीय होता है, सही में कन्फर्म ना? अक्रिस्टलीय होता है। अब क्रिस्टलीय हो गया तब पता नहीं है सर, बुलेट प्रूफ कार है। क्या चीज़? बुलेट प्रूफ कार है, वैसे स्वाद नहीं आता है। बुलेट प्रूफ? शीशा को नहीं आता है। हाँ, बुलेट प्रूफ में शीशा रहता है सर, फूटने वाला नहीं बोल रहे हैं। क्या होता है कांच का संरचना? अति बताएगा अमरजीत कुमार, बताओ जी। कांच का संरचना कैसा होता है? नहीं पीता? तो कहाँ हम तुमको बोल रहे हैं कि तू पीता है? अक्रिस्टलीय कहने का मतलब वो उसका संरचना फिक्स नहीं होता है, वो हम लोग काटते हैं ना बढ़िया निश्चित क्रम में तब जाकर कटता है, ठीक है ना। लेकिन संरचना क्या होता है? हमेशा अक्रिस्टलीय होता है। चलिए आगे बात करते हैं। इनकी संरचना क्या होगा? एकदम लोकल, एकदम कहो ना कि सबसे भ्रष्ट अगर जो एकदम है, सबसे कमजोर अगर कोई बन रहा है हमारे पास, क्या चीज़? आग्नेय सेल। सबसे कमजोर आग्नेय सेल है तो उस आग्नेय सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण कांचिक। क्या बोलते हैं? पूर्ण कांचिक। एक सेल है जिसका नाम है टैकीलाइट, इसका उदाहरण सीधे हम बता रहे हैं। ये अत्यंत कमजोर होते हैं, यहाँ पे लिखो ये क्या होते हैं? अत्यंत कमजोर आग्नेय सेल होते हैं। ये अत्यंत कमजोर आग्नेय सेल होते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा जी? उदाहरण में हो जाएगा टैकीलाइट। क्या हो जाएगा? टैकीलाइट। टैकीलाइट ना, क्या हो जाएगा? टैकीलाइट। अब सवाल यहाँ से दो तीन प्रकार के बन रहा है कि आग्नेय सेल, ये टैकीलाइट किस सेल का उदाहरण है? तो कौन सा सेल हो जाएगा? आग्नेय सेल। अभी हम जितना भी सेल का इसमें नाम लेंगे, सीधा टॉपिक क्या है मेरा? आग्नेय सेल है ना, तो कौन सा सेल हो जाएगा? आग्नेय सेल हो जाएगा। तो टैकीलाइट किस प्रकार का सेल है?
ये। लेकिन ये टैकीलाइट बनता किससे है? बनता किससे है? कुछ जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो सेल अंदर से बाहर निकलते हैं या बाहर जो लावा मैग्मा निकलते भी हैं, तो लावा मैग्मा बाहर निकलने के बाद जो सेल बनाते हैं उसको भी बेसाल्ट कहते हैं, है ना। तो बाहर के कुछ वातावरण से कुछ रसायन को इकट्ठा कर लेंगे, कुछ रसायन से रिएक्शन कर लेंगे, तो ये बेसाल्ट, ये जो बेसाल्ट था ना सामान्य बेसाल्ट, अगर बेसाल्ट बाहरी वातावरण में जैसे मिट्टी हो गया या कहीं जंगल वंगल में पहाड़ वहाड़ पे अगर उस प्रकार से विस्फोट होता है ज्वालामुखी, तो वो जो बेसाल्ट रॉक्स जो निकलते हैं अंदर से, है ना, तो वो बेसाल्ट क्या करते हैं कि इधर रिएक्शन कर करके जो सेल का संगठन बनाते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैकीलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैकीलाइट। समझा? माने धरती से निकल गया बेसाल्ट, और वो बेसाल्ट क्योंकि सब में खनिज है, तो वो उसका खनिज है, उसका तत्व क्या करने लगा, बाकी दूसरे जो बाहर आने के बाद वाले जो बाहरी जो संगठन है ना, उससे क्या करने लगा? रिएक्शन करने लगा। उससे रिएक्शन करके उसके संगठन पे जो सेल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टैकीलाइट बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं क्या कि बेसाल्ट का संगठक है ये, ठीक है ना, या बेसाल्ट लिख दीजिए, बेसाल्टी संगठन है। कैसा संगठन है? बेसाल्टी संगठन। बेसाल्ट से ही ये भी क्या हुआ है? निर्मित हुआ है। समझ आया? तो जो हम लोग क्रिस्टलीय सेलों की श्रेणी को बांटे, कितने प्रकार में बांटे? 3। याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बताइए, याद हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहला क्या है? पूर्ण क्रिस्टलीय। दूसरा क्या है? अंश क्रिस्टलीय। तीसरा क्या है? पूर्ण कांची। क्रिस्टलीय में क्या है? पूर्ण क्रिस्टलीय में कि इनकी संरचना पूरी तरीके से क्रिस्टलीय होगा, कणों का जो व्यवस्था होगा, अरेंजमेंट होगा, क्लियर होगा, एकदम पूरा निश्चित क्रम में होगा, ठीक है ना। इसके बाद उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? बेसाल्ट ग्रेनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सा सेल है? अंतर्वेदी सेल है, और आग्नेय सेल भी है, और प्लूटोनिक रॉक्स भी है। प्लूटोनिक मतलब पूरा धरती के अंदर में होता है, एरिया बहुत बड़ा होता है इसका आग्नेय का। इसका क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट का। अंश क्रिस्टलीय जो है, इसमें क्या होता है? कुछ क्रिस्टलीय मिला रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे? कांच मिले रहेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका संरचना का इसका जो एग्जांपल है, क्या नाम है इसका? बेसाल्ट है, ठीक है ना। पूर्ण कांचिक में पूरा कांच रहेगा, हमेशा एकदम पूर्ण कांचिक कहने का मतलब क्या है? पूर्ण मतलब पूरा, कांच माने कांच, ठीक है ना, पूरा कांच रहेगा। ये अत्यंत क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा? फूट जाता है सबसे। समझ में आया? तो जब लावा मैग्मा जब विस्फोट करता है तो बेसाल्ट हमारे पास बहुत कम मिलता है, बेसाल्ट हमारे पास बहुत कम मिलता है। अच्छा देखिएगा, आप लोग जब टाइल्स जानते हो, टाइल्स टाइल्स में बोलते हैं ग्रेनाइट पत्थर का टाइल्स हम दे रहे हैं आपको। ग्रेनाइट पत्थर भी होता है, ग्रेनाइट का टाइल्स होता है ना, ठीक है ना। तो उसका संरचना आग्नेय से डायरेक्ट कयांतरित में रूपांतरित करता है उसको, मतलब आग्नेय से डायरेक्ट रूपांतरित कर दिया जाए आग्नेय सेल को, यानी कि धरती के अंदर से ये पत्थर निकाला जाता है और इस ग्रेनाइट को खनिज के रूप में देखा जाता है। ऐसे नॉर्मली पत्थर को हम लोग ऐसे ही देख के उसको इग्नोर मार देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट होते हैं या जो इंजीनियरिंग करते हैं, कौन सा इंजीनियरिंग? माइनिंग इंस्पेक्टर वाला, ये सब जो इंजीनियरिंग होता है ना, ये सब वाला जियोलॉजी का अलग इंजीनियर होते हैं। ये इंजीनियर्स क्या करेंगे कि चट्टानों को पहचान कर लेते हैं धरती के अंदर में। थोड़ा सा बाहर में अंश दिख गया ना, अगर जैसे मान लो कि कहीं पे कोई रिसर्च हो रहा है और बाहर में थोड़ा सा अंश दिख गया किस चीज़ का, ग्रेनाइट का, तुम लोग पता कर लेगा, क्योंकि इतना अकील तो जरूर होगा कि भाई अगर एक जगह ग्रेनाइट मिल रहा है तो इसके नीचे भी होगा, क्योंकि ग्रेनाइट तो थोड़ी मात्रा में मिलता नहीं है, कहीं पर भी मिलता है क्या? ग्रेनाइट 2 किलोमीटर से स्टार्टिंग होता है खाली उसका लंबाई चौड़ाई। तो समझ जाओ, अगर एक जगह ग्रेनाइट का थोड़ा सा अंश पता चल गया ना, जियोलॉजिस्ट को पूरा खदान निकाल देगा उस जगह पे, और उसको बढ़िया से खनिज जैसा सेवा होता है ना, जैसे बॉक्साइट निकलता है वैसे सेवा करेगा, उसको आराम से क्या करेगा, ठीक है ना, फैक्ट्री में भेजेगा। और उसके बाद ठीक है, पैसा ही पैसा देख क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्रेनाइट्स को क्या करेगा? अत्यधिक ताप देगा। क्या देगा? अत्यधिक ताप देगा। इतना ताप देगा ना, एक मतलब 500-700 ऐसे डिग्री सेल्सियस प्रेशर में रखेगा, ताप देगा। ताप एवं दाब की उपस्थिति में इस ग्रेनाइट को किस चीज़ में बदल देता है? सीधे हम लोग संगमरमर में बदल देगा। किस में बदल देगा? संगमरमर में। शायद बताए थे आप लोग के, याद है? देखिए यहाँ पे शायद आप लोग हम बताए थे, मेरे पास एक बुक है, बताए थे चूने का पत्थर को तापमान देते हैं तब भी संगमरमर बनता है। डोलोमाइट खड़िया को ताप देंगे तब भी संगमरमर बनता है। एंड अगर ग्रेनाइट को भी अगर हम लोग ताप और दाब दिया जाए तो वो भी क्या में कन्वर्ट होता है? संगमरमर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट पत्थर को अच्छे से फैक्ट्री में ले जाकर और ताप एवं दाब की उपस्थिति में रूपांतरित किया जाता है किस चीज़ में? संगमरमर, ठीक है, संगमरमर। और इस चीज़ का बहुत मतलब संगमरमर बनेगा ना, बहुत ज़्यादा क्या रहेगा? कठोर रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट का संरचना क्या है? पूर्ण क्रिस्टलीय है। क्या है? पूर्ण क्रिस्टलीय है। समझ आया? समझा रहे? टाइल्स कैसे बनता है? किस पत्थर से टाइल्स बनता है बता दो? संगमरमर से। किस पत्थर का बना रहेगा संगमरमर? जो जनरली टाइल्स जो हम लोग लेते हैं किस पत्थर का बना रहता है?
पत्थर का नाम बताओ। बुढ़वा के मार देंगे हम, पढ़ जाओ जल्दी से, बोलता नहीं है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो क्या है जी? ग्रेनाइट ना रे, कब से बोल रहे हैं तुमको? क्या होता है? ग्रेनाइट होता है ना जी। क्या होता है? ग्रेनाइट। इसको कन्वर्ट करके संगमरमर भी पत्थर है, ऐसा नहीं है, संगमरमर भी पत्थर है, लेकिन इससे बनता है ये ना, यहाँ पे ताप एवं दाब की उपस्थिति में। समझाया? संगमरमर के बाद इसका रूप नहीं बदल सकता है कोई भी। ठीक है, इसीलिए टाइल्स वाइल्स लगाना सबसे बेहतर समझा जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए, पहला हम लोग फाइनल कर लिए थे, अब पढ़ना है हम लोग के दूसरा। जो इसमें दूसरा हमने लिखवाया था आपको, क्या चीज़? क्रिस्टलों का आकार। ठीक है ना। तो क्रिस्टलों के आकार में ये देखना है कि क्रिस्टल ये जो कण हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक पदार्थ बनाया, इस पदार्थ में जो कण लग रहे हैं, तो हम क्रिस्टल इस पूरे, इसको नहीं बोलेंगे पूरे हम लोग, इसको मतलब जो पदार्थ मेरा बन रहा है उसको हम पूरा क्रिस्टल नहीं बोलेंगे, जो कण मेरा है ना इसको हम क्रिस्टल बोलेंगे। तो सवाल यह है कि एक जो कण होता है ना, वो कण कैसे दिखता है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो परमाणु की संरचना हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे बनाते हैं ना, इस प्रकार से बनाते हैं ना, कि यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस टाइप से आकार बनाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्रिस्टल के आकार के बारे में पढ़ना। तो देखिए, आग्नेय सेल में क्रिस्टलों का आकार उप सूक्ष्म दार्शिक होते हैं, कुछ दिखाई देंगे और कुछ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ उप सूक्ष्म दार्शिक मतलब हम बिल्कुल भी उसे नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा छोटा कण रहता है ना कि उसको हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा। सूक्ष्म दार्शिक कहने का मतलब क्या है? कि सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होता है उससे भी दिखाई नहीं देगा, और अगर कोई बड़ा होगा तो कोई कई मीटर तक हो जाएगा। कितना हो सकता है? कई मीटर तक भी हो सकता है। ठीक है ना। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा छोटा और कोई कोई बहुत बड़ा। इसी आधार पे हमने दो भागों में बांटा इसको। पहला क्या है? दृश्य क्रिस्टली, एंड दूसरा क्या है? अदृश्य क्रिस्टली। जो दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं? दृश्य क्रिस्टली। किससे? माइक्रोस्कोप से। ऐसे नहीं, ऐसे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आप इन्हें ही नहीं, दुनिया के कोई भी पदार्थ आप देखिएगा ना, उसका आप संरचना को आंखों से नहीं देख पाइएगा। उसका जो एटम, उसका जो संरचना रहता है ना, कण, उसको आप आंख से नहीं देख पाइएगा। ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इसको किससे हम लोग देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो दृश्य क्रिस्टली में कणों का जो व्यास रहेगा, जब व्यास आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा कण कैसा है? गोला है। सोचने वाली बात है कि नहीं? जब व्यास आ गया इस जगह पे तो हम क्या सोचेंगे कि उसका क्या है? क्या है ये? गोलाकार संरचना वाला हमारे पास कण है। ठीक है, तो 5 मिलीमीटर तक लगभग इसका होता है। क्या चीज़? आकार। ठीक है ना। व्यास कितना होता है इसका? 5 मिलीमीटर तक, 5 mm तक। इसको स्थूल कणी कहते हैं। स्थूल कहने का मतलब क्या है? बड़ा। स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा। यानी कि इनका कण क्या होगा? बड़ा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। 5 mm अगर हम बोल रहे हैं तो समझिए कि 5 mm कुछ होता है, और लगभग बोले हैं 5 mm क्रॉस भी करता है। इसमें बुक में दिया है ज़्यादा, क्या दिया है? 5 mm क्या करेगा? क्रॉस करता है। ठीक है, ठीक है ना। 5 mm क्या करता है? क्रॉस करता है। एंड यहाँ पे एक ऐसा है जो अदृश्य है, इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। यानी कि आंख से तो बात छोड़, माइक्रोस्कोप से जल्दी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इतना छोटा छोटा होता है। 1 mm से क्या होता है? कम होता है। हम कौन सा सूक्ष्मदर्शी से बात कर रहे हैं? छोटा वाला सूक्ष्मदर्शी। अब उसन से कोई अगर पावरफुल से देखा करेगा, सब दिखाई दे देता है। यहाँ क्रोमोसोम तक हम लोग पढ़ लिए, न्यूक्लियोटाइड तक, तो ये कौन डेक्सी का मसाला, ये क्या नहीं दिखाई देगा? समझ आया? लेकिन हम साधारण सूक्ष्मदर्शी से इसे नहीं देख पाएंगे। 1 mm से क्या होता है? इसका व्यास क्या होगा? कम होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म कणी बोलेंगे। एकदम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। मतलब एक जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़े ना साइंस इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ये पार्ट किसका है? साइंस नाम में बस जियोलॉजी डाल दिया, नहीं तो है तो आर्ट से नहीं बोला। समझ आया? चलिए आगे बात करते हैं। इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हम लोग। दूसरा फाइनल हो गया, मिटा दें। देखिए, आकृति में क्या करना है? कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसमें लिख देना है। क्या कर देना है इसमें? चलिए, एक गोलाकार संरचना आप लोग बनाइएगा, बड़ा सा। एक बड़ा सा कण को हम दिखा रहे हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। समझ आया? मान लो कि ये गोला है, मान लेना है खाली ना, हम नहीं कह रहे हैं कि गोल है। गोल एक्चुअल में है भी नहीं, बस मान लेना है। समझ आया? तो इसका गोला है तो बीच में भाई सेंटर तो होगा। बीच में क्या होगा? सेंटर। एक तुम इधर लेके जाओ, एक को इधर कर दो और एक को इधर बांट दो। 3 भागों में डिवाइड मैंने किया। कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। इसका आकार पहले बनाने आप लोग सीखिएगा, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये बन गया। इसके बाद है क्या चीज़ कि इस कण के अंदर में कोई भी संरचना आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप से क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब इसमें हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि परमाणु बना देंगे, नहीं, परमाणु में तो पता चल जाता है, और वो उससे देखने पर पता नहीं चलेगा। परमाणु का हम लोग मॉडल, नहीं तो अगर परमाणुओं में दिखाई देता है क्या इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? नहीं दिखाता है।
ठीक है। सौरमंडल थोड़ा है कि दिखाई दे देगा सब कुछ, नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि इसकी संरचना क्या रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बड़ा रहता है। क्या रहता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा, मतलब इसके अंदर में जो संरचना रहता है क्या रहता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा। इसका संरचना देखिए हम दिखा सकते हैं आपको यहाँ पे, इस टाइप से संरचना है इसका। कोई भी चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देगा। कोई इधर से अगर प्रेशर मर रहा है तो कोई इधर से भी मर रहा है, इसी में इस साइड से मर रहा है, कुछ इधर से भी मारा है ऐसे इस टाइप से, है ना, तो कुछ इधर से भी मार दिया है, कुछ इसका तिरछा मार दिया है, कुछ क्या कर दिया इस जगह से तिरछा कर दिया है, ठीक है, कुछ क्या कर दिया फिर ऐसे कर दिया है, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर क्या कर दिया इस टाइप से ऐसे संरचना बना दिया है, ठीक है। और ये आपस में क्या होते हैं, ज़्यादा कुछ सटे होते हैं। क्या होता है आपस में, कुछ ज़्यादा क्या होते हैं, सटे होते हैं। इस टाइप से संरचना हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इसको हम फिगर वहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है, सबसे बेहतर रहेगा। उस जगह पे चिपक गया होगा फिगर, आप लोग देख सकते हैं अपन घर जा जाके, ठीक है। और ये क्या रहेगा, हल्का हल्का दूर दूर रहेगा, ये क्या रहेगा थोड़ा सा दूर दूर, और ये क्या रहेगा पूरा दूर दूर रहेगा, ये क्या रहेगा पूरा दूर दूर। इस टाइप से ऐसा संरचना बनेगा, जिसको आप लोग यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है ना। और फिगर हम जो है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना सेंड कर देते हैं। और ऑनलाइन वालों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आपका शेयर किया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का मिल जाएगा। अगला हम लोग के पढ़ना है, ये हो गया आकार। मतलब आकार हम लोग देख लिए कि कितना mm तक, हाईएस्ट कितना तक हमारा माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप पहचान सकता है, 5 mm लगभग में ना, कितना पहचान सकता है 5 mm। अगर 5 mm है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, दिखाई दे देगा माइक्रोस्कोप में। अब अगर 5 mm से कम है तो क्या कर लेगा, दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा। और दिखाई भी देबो करेगा तो देखो ऐसा संरचना दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देता है। किसमें, इग्नियस में, क्योंकि ये संरचना इतना भी आसान नहीं है। अरे भाई लाखों साल लगता है, हजारों साल लगता है ना, तब जाकर एक सेल बनता है। और रियल इस अपन क्या करता है अपने समय में, हम लोग तो आसान भाषा में कह देते हैं कि एक सेल को लंबा प्रोसेस लगता है। लंबा प्रोसेस मतलब उसका समय हुआ देखना, अगर हजारों साल भी बोल रहे हैं ना एक सेल बनने के लिए, हजारों साल तो सोच के देखो ना, हजारों साल। देखो यहाँ 20 साल की ज़िंदगी जीने में आफत आ पड़ा है, अब 20 साल लगता है कितना जी लिए, लगता ही नहीं रहे। एक जाके बूढ़ा से पूछना जिसका एज 50 क्रॉस किया है कि बाबा जी आप कितना जी लिए, तब बताएगा अरे भैया मत का ज़िंदगी में क्या किए हम ठीक है, ठीक है। अब सोचो हजारों साल भी कहते हैं तो बोल तो देते हैं सर हजारों साल, बस हजारों साल का कुछ वैल्यू होता है, समझ आया, बस तुरंत, ठीक है। तो हजारों साल मतलब सोचो इतना संरचना नहीं ना बनाया ऐसे, इतना भी आसान नहीं है संरचना बना देना, ठीक है। अब यहाँ जॉन डाल्टन नहीं बनना है, या वो क्या बोलते हैं उसको, महर्षि कनाड नहीं बनना है कि तोड़ते चल पदार्थ को तोड़ तोड़ के लास्ट में वो ले आती, क्या बोलते हैं उसको, परमाणु लेकर आ जाओ। इतना भी आसान नहीं होता है स्टडी करना ये सब चीज़ का। चलिए अगला चौथा है मेरे पास, क्या चीज़ है, क्रिस्टलों तथा कांचिक द्रव का पारस्परिक संबंध। तो देखिए जो चौथा टॉपिक है हमारे पास, क्रिस्टलों तथा कांचिक द्रव का, द्रव कहेंगे द्रव्य कहेंगे ना, पदार्थ है, उसका पारस्परिक संबंध देखना। द्रव कहाँ से आ गया, चट्टान द्रव रूप में थोड़े रहता है, द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में थोड़े रहेगा। इन दोनों के विशेष संबंध से अगर कांच और मैग्मा वाला जो भी खनिज संगठन होंगे, वे दोनों अगर विशेष इन लोग का क्या बन गया, गठन हो गया, समूह बन गया, ग्रुप बन गया, बढ़िया से रिएक्शन कर लिए, संबंध बढ़िया से बैठ गया, ठीक है ना, एकदम ठोक ठिठा लिए कि इतना दहेज देना है, इतना तिलक करना है, एक तरीके बारात है, तरीके मड़वा रहेगा, ठीक है, पूरा संबंध बन गया किन दोनों का, तो यहाँ देखिए किन दोनों का, खनिजों का प्लस खनिज प्लस कांच का, ठीक है ना। ये कौन सा खनिज, मैग्मेटिक खनिज ना, जो पहले से बताते आ रहे हैं। इन दोनों का अगर बढ़िया से रिश्ता फाइनल हो गया, उसके बाद हम लोग अलग अलग चट्टान की पहचान करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, शादियों में तो इसी होता है, देखा था कि होने के बाद है ना पूछा जाता है कि तुम्हारी मौसी कौन है, फूआ कौन है, ये सब कौन है, ऐसे कहा पूछेगा, जाते जाते पहले पूछेंगे तो फूआ कौन है, तो मौसी कौन है, जूतों गिरेगा, है ना। तो पहले रिश्ता फाइनल होता है किसका, कांच का और खनिज का, उसके बाद पता चलता है कि कौन कौन सा चट्टान कैसे बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा, कुछ चट्टान असमकणिक बन सकते हैं अर्थात अक्रिस्टलीय, जो पीछे बताया अभी, है ना, कुछ क्रिस्टलीय बन सकते हैं जिसको समकणिक बोलेंगे हम लोग, और कुछ अंतर्वेदी जो ग्रेनाइट जैसे बनेंगे यानी कि पूर्ण क्रिस्टलीय बन सकते हैं, है ना, कुछ आंशिक बन सकते हैं, कुछ क्या बन सकते हैं, पूर्ण कांचिक बन सकते हैं। तो ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर है। और अगला मतलब चैप्टर नहीं खत्म हुआ, टेक्सचर वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं, 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं। अब 3 प्रकार में पहला प्रकार आज फाइनल हो गया। 3 प्रकार के रॉक्स में इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया। तो मेटामॉर्फिक के बारे में हमें टेक्सचर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है, अभी इग्नियस खत्म हो चुका है, बस एक है और जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेडिमेंट्री। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री। बस सेडिमेंट्री पढ़ लेंगे, हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधे क्या चीज़, मिनरलॉजी। और क्लास डेली चलेगा, जो आप लोग के पास जियोलॉजी का कॉपी है डेली लेकर आइएगा, ठीक है। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के
स्ट्रक्चर एंड उसके टेक्सचर के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं वो भी एकदम स्पष्ट यहाँ पे प्रश्न ही हमने लिख दिया है कि अवसादी सेल के संरचना एवं गठन का संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है ना, उसी प्रकार से आग्नेय भी पूछेगा, कल भी वो सवाल के टाइप का ही दिए हुए थे जिसमें था आग्नेय सेल का संरचना एवं गठन का वर्णन करें। ठीक है, तो उसमें भी हमने बताया था कि कांच और खनिज के पदार्थों का जो सेल का खनिज था उस पदार्थों के पारस्परिक संबंधों के बारे में हम लोग पढ़ते थे और उस संबंध से हम लोग पता करते थे कि आग्नेय सेल का गठन कैसे हुआ है। यहाँ पर भी वही है, आग्नेय की जगह पे अवसादी सेल है। ठीक है ना, अवसादी सेल आपको पता होगा इसके विभिन्न कण, जो विभिन्न कण जो मिलेंगे वो कणों का आपसी क्या संबंध है, पारस्परिक क्या संबंध है और उस संबंधों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे तो क्या पता चलेगा, उसे ही क्या कहते हैं, अवसादी सेलों का गठन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी सेलों का गठन। कुछ छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं, अवसादी सेलों का निर्माण कैसे होता है। तो अवसादी सेलों का निर्माण होता है हमेशा आग्नेय सेलों से। किससे होता है जी, आग्नेय सेलों से। जब आग्नेय सेल चूंकि कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्टलीय संरचना होती है, जब वे अपक्षय प्रक्रिया द्वारा ताप, दाब एवं जैसे बताया था ना रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया के द्वारा क्या होते हैं कि आग्नेय सेल टूट कर क्या बना देते हैं, अवसादी सेल बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल बताइए। जैसे पहला मेथड हमने बताया था रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या था, सूर्य के ताप, ठीक है ना, पृथ्वी का दाब, ठीक है, ये सब अगर किसी भी चट्टान पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है ना, तो दिन के समय में चट्टानों में हल्का सा फैलाव होता है, रात्रि में क्या हो जाता है, संकुचन होता है। ऐसा अगर हजारों साल तक चलते रहता है तो वे पत्थर टूट कर क्या बन जाते हैं, धीरे धीरे, मतलब उनमें पत्थरों में, कौन से पत्थरों में, आग्नेय सेलों में दरार आने लगती है और वो दरार धीरे धीरे होकर पूरी तरीके से फूटने लगता है। पत्थर फूट कर लास्ट में बालू जैसा संरचना बनाता है। फिर वो बालू क्या बन जाता है, धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होता है। फिर वो अगर सेलों में, अगर मिट्टी में कुछ सेल अगर दिख रहे हैं तो वे धीरे धीरे बहुत समय के बाद रूपांतरित होकर क्या बनाते हैं, कयांत्रित सेल बनाते हैं। तो यह है सेलों का प्रोसेस। तो प्राथमिक सेल हम लोग आग्नेय सेल को कहते थे इसी वजह से क्योंकि वो संसार में सबसे पहले आता है। और कल एक बहुत बड़ा सा फैक्ट बताया था आप लोग के कि जैसे बोलते हैं ना कि लाल मिट्टी जो बना और काली मिट्टी जो बना, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर लावा मैग्मा नेचुरल तरीके से धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। कैसा होता है, काला। और काला जब हो गया तो दुनिया में काली मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, उसी पत्थरवे से होगा। काला बना तो ठोस बना, वही क्या होगा कि उसमें अपक्षय होगा। अपक्षय का मतलब होता है कि किसी भी सेल अपने स्थान पर ही टूट कर खत्म हो जाना। खत्म होना मतलब धूल कण बन जाना, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, उसे क्या बोला जाता है, अपक्षय। इसको इंग्लिश में विदरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विदरिंग। अब सवाल यह है कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर लाल मिट्टी में यह है कि हमने बताया था कि लावा मैग्मा जो है अचानक से ठंडा हो जाए किसी कारणवश, है ना, अचानक से क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, तब उससे जो पत्थर बनेगा वो भी पत्थर ही रहेगा लेकिन रंग कैसा रहेगा उसका, लाल रहेगा। तो लाल मिट्टी बन जाएगा, उससे पत्थर बन गया अर्थात तो मिट्टी बनना तय है उसका। लेकिन अब सवाल यहाँ पे यह है कि सर अचानक से लाल करने वाला उसको था कौन, जो अचानक से पूरा मैग्मा को ठंडा कर दिया, तो कौन था, आपदा। क्या बोलते हैं इसको, आपदा। यही आपदा जो उल्का पिंड, क्षुद्र वगैरह ये सब जो गिरा ना, तो ये सबसे अचानक ना ठंडा हो गया या गर्म हो गया, अचानक से कोई मतलब नहीं होता है, मजबूरी, ऐसा आपदा आ गया ना, तबाह मचा कर रख दिया धरती को। तो ऐसा आपदा है जो चीज़ों को जो समय के साथ होने वाली थी उसको बिना समय के भी कर दिया, ठीक है ना, और जो लेट से होने वाला था उसको जल्दी भी कर दिया, ठीक है ना। तो नेचुरल, और यहाँ पे ये नहीं रह गया कि धीरे धीरे मैग्मा को टाइम थोड़े देगा क्षुद्र ग्रह कि तू धीरे धीरे क्या हो जाना, ठंडा हो जाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। सारा पानी उथल पुथल मच गया, देखो स्थल मंडल कहाँ से टूट के कौने समुद्र में डूब गया, कौने क्या हो गया, अजीब प्रकार की संरचना पूरे धरती पर बन गया। और आपका भी बायोलॉजी में भी चलिए है रिवॉल्यूशन चैप्टर, उसमें भी बताया था शायद ये सब के बारे में, है ना, कि कैसे महासागरों का निर्माण हो सकता है, आदि महासागर जिसको हम लोग बोलते थे। तो यही सब है, इसका निर्माण का प्रोसेस है। अब चलिए देखिए सेल के गठन के बारे में, ये जो होंगे ना, जैसे मान लो कि कोई ठोस पदार्थ है, ये मान लो कि इग्नियस रॉक है। कैसा रॉक है, इग्नियस है। ये इग्नियस टूट के क्या बना दिया, सेडिमेंट्री बना दिया। तो सेडिमेंट्री तो ऐसी ना रहेगा जी, मान लो एक बक्सा में हम इसके छोटे छोटे कणों को रख दिए, तो इसके कणों के पारस्परिक संबंधों को हमें क्या करना है, इसमें पढ़ाई करना है। इनके बारे में हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए गठन का यहाँ बेसमेंट है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहला कणों का आकार। कल भी बताए थे शायद, क्रिस्टल के बारे में बताए थे। इस जगह पे क्रिस्टलन नामक आपका टॉपिक आया था उस जगह पे, है ना। कणों का आकार, साइज ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, कण, ठीक है ना। कणों की आकृति, शेप ऑफ ग्रेन्स, यहाँ पे आपको इसका आकार दिया, मतलब ये बताया जाएगा आकृति किस टाइप से बनता है कण उसका, ठीक है।
कण विन्यास, विन्यास का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। तो जो भी कण रहेंगे वो कण कैसे टूटेंगे, वो कण कैसे टूटेंगे, जैसे मान लो कि ये कण है, ये कण हो गया, अब ये कण कैसे टूटे एंड टूटने के बाद फिर से ये संकुचित कैसे हुए, मतलब फिर से ये संकुचन मतलब सिकुड़ना होता है ना, ठीक है ना। तो मतलब एक बार टूट गए, विन्यास का मतलब आप समझो यहाँ पे, जैसे हमने बताया था ना कि अवसादी सेल निर्माण में धूप ज़्यादा पड़ेगा तो फैलेगा, तो इसको विन्यास आप समझिए, है ना, यानी कि फैला, टूटा, और सिकुड़ना मतलब फिर से संकुचन होता है ना, ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे नाम लेना है, यहाँ पे कणों का विन्यास एवं संकुचन, क्या बोलेंगे इसको? फैब्रिक ऑफ ग्रेन्स एंड पैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या होता है? संकुचन, एंड फैब्रिक मतलब क्या होता है? टूटना, कणों का विन्यास हो जाना, ठीक है। कण सतह की विशेषता, कण के सतह पर, जैसे मान लो कि मेरे पास एक अवसादी का परत है, अवसादी का क्या है मेरे पास? एक परत है, ये परत है, ठीक है। एक क्या है मेरे पास? एक परत है, इस टाइप से ये परत हो गया। मान लीजिए कि ये क्या है? एक परत है, और एक परत एकदम पतला सा है, एकदम पतला सा, एकदम पतला सा है, लेकिन ये भी क्या है? परतें है, और ये भी क्या है? अवसादीय सेल है। तो इसका नाम उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसी से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आता है। कल भी हम बताए थे कि ज़्यादातर जो सब्जेक्टिव पूछता है 5 नंबर वाला, कल वाला जो पढ़ाया था ना, उसमें ज़्यादा पूछेगा, और इस वाले से ज़्यादा क्या पूछेगा? MCQ उठा लेता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एक परत आपको कुछ मोटा दिख रहा है और एक परत क्या दिख रहा है? पतला दिख रहा है। तो इसका अलग अलग नाम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? अलग अलग नाम होगा। तो इस सब के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? चौथे स्टेप में पढ़ेंगे। और इसकी जो विशेषताएं हैं दोनों के बारे में, ये दोनों का आकार के बारे में, और ये कणों की विशेषता के बारे में, कण सतह का, और इसके बारे में हम लोग अभी अगले वाले में पढ़ेंगे। और इसको देख लीजिए यहाँ पे, अवसादी सेलों में क्रिस्टलीय संरचना नहीं पाई जाती है, लेकिन जो कल हम लोग पढ़ाए थे आग्नेय सेल, इसमें सभी जगह पे क्या था जी? क्रिस्टलीय संरचना था कि नहीं था? क्रिस्टलीय था, और जो अक्रिस्टलीय था उन्हें हम कांचिक कहते थे। क्या कहते थे उसको? कांचिक कहते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिस्टल नहीं पाया जाएगा। बताओ कैसे पाया जाएगा? अगर मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं बालू का, किसका लेते हैं? बालू का। कण बड़ा बड़ा रहता है तब ना पता चलता है। अगर मान लीजिए एक बालू लिया और हमारे पास एक डब्बा है, एक क्या है? डब्बा, इसको हम भरेंगे तो क्या तुमको लगता है कि बालू के मान लो इतना बड़ा बड़ा कण ऑरेंज रहेगा इस टाइप से, लगता है आप लोग के? नहीं, बालू का साइज एक जैसा थोड़ा होता है, कभी छोट कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसा होता है ना, ठीक है ना। अगर जैसे मान लो कि अगर एक साइज होता तो चलनी में सब चलाता कि नहीं? देखो जैसे चलनी जो होता है हम लोग बालू के चलता है ना, तो अगर एक साइज का होता है या छोटा साइज होता है तो सब चल जाता नीचे, है ना। या जो मोटा तो एक नहीं रहता है। बालू में अनेकों प्रकार के क्या होते हैं? साइज होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्रिस्टलीय संरचना नहीं बोल सकते हैं। समझाया? यहाँ तक कि अगर बात किया जाए तो अगर जो आग्नेय सेल क्रिस्टलीय होगा उसका आप जल्दी से बालू आपको प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है क्या? जो क्रिस्टलीय होगा उससे आप तोड़ पाइएगा? जल्दी से नहीं तोड़ पाइएगा। तो आपके पास जो बालू मिलता है वो कौन सा पत्थर का बालू होगा? कांचिक वाला होगा। सोचने वाली बात है, क्योंकि कांचिक वाला जो आग्नेय सेल होता है कमजोर होता है, कल बताया था ना, ठीक है। ये क्या होता है? कमजोर होता है। तो ये कमजोर, अगर ये आग्नेय सेल है तो क्या तुमको लगता है कि सबसे पहले मजबूत वाला टूटेगा कि कमजोर वाला टूटेगा? तो कमजोर ये कांचिक क्या हो जाएगा? टूटेगा, टूट कर क्या बना देगा? बालू बनाएगा। तो कांचिक क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है? अक्रिस्टलीय। तो इससे जो मिलने वाले हमारे जो संरचना मिलेंगे अवसादी सेल, क्या वो क्रिस्टलीय होंगे? नहीं होंगे। तो क्या होते हैं? ये क्रिस्टलीय संरचना इनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, सिंपल सी बात है, यदि इनका कण बड़ा बड़ा रहेगा तो किसी भी चीज़ का स्टडी कर सकते हैं, अन्यथा छोटा रहेगा तो नहीं पढ़ पाएंगे, सीधा बात, ठीक है। कि इनका जो है अवसादी सेलों में कण होते हैं तो इनके कण गोले रहना चाहिए सबसे पहले। गोला भी नहीं रहेगा, अगर साइज में बड़ा भी रहेगा ना तब भी काम चल जाएगा। गोले तथा बड़े हैं तो इनका अध्ययन संभव है, यानी कि हम लोग कर सकते हैं। अन्यथा अगर अनियमित साइज का हो गया, कभी छोटा कभी बड़ा, ठीक है ना, और अत्यंत क्या हो गया? छोटा हो गया, तो इसका स्टडी संभव है? नहीं है, संभव नहीं है। इनमें तरंग जैसा चिन्ह पाया जाता है। कैसा चिन्ह पाया जाता है जी? तरंग जैसा चिन्ह पाया जाता है। और इनमें अल्प मात्रा में भी कांच पाए जाते हैं। देखिएगा जैसे हम कैसे ये पाया जाएगा, क्योंकि ये जो अवसादी सेल है ये बना ही है किस सेल से? आग्नेय सेलों से बना है। बना है कि नहीं बना है? अवसादी सेल बना ही है किस सेल से? आग्नेय सेल से बना है। तो आग्नेय में तो कांच होता ही है, होता है ना। जो पूर्ण तरीके से क्रिस्टलीय होता है उसमें कांच नहीं होता है, लेकिन जो आंशिक था और जो कांचिक था ये दोनों में कांच होते थे, है ना। तो जो पूरी तरीके से कांचिक है वो हमें जल्दी प्राप्त होता है यहाँ पे अवसादी। तो उसमें तुमको क्या लग रहा है कि पूरी तरीके से कांचिक था तो उसमें कांच की मात्रा ज़्यादा होगा, तो इसमें कांच होते हैं लेकिन अल्प मात्रा में होते हैं, ठीक है ना। उतना भी भुरभुरा जो रहता है ना उसको भुरभुरी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो कांचिक रहेगा ना ये मिट्टी में मिल जाता है डायरेक्ट, वो सीधे भुरभुराएगा, सीधे क्या बन जाएगा? मिट्टी बन जाएगा। तो जो हमारे पास अंश क्रिस्टली था ना उसका हमारे पास ये थोड़ा सा मिलता है। तो उसमें आपको पता ही है दोनों रहता है, उसमें क्रिस्टल भी रहता है और कांच भी पाया जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पे मात्रा हम लोग बता देते हैं।
तरंग चिन्ह कहने का मतलब यह है कि वेव जैसा दिखाई देंगे। इनका लेयर कैसा दिखाई देगा? वेव जैसा। वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग। क्या बोलते हैं? तरंग। जैसे मान लीजिए कि आप एक कहीं पे फील्ड में है और वहाँ पे बालू जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? बालू जमा हुआ है, या उस बालू के ऊपर चल बालू जमा है वो अलग है, और एक है चीज़ है जहाँ पे बालू है और ऊपर ऊपर क्या बहाव हो रहा है? पानी का बहाव हो रहा है। ठीक है, तो कुछ तरंग जैसा दिखता है क्या? दिखता है? अरे बालू का लेयर है, देखना ना, तरंग जैसा दिखता है? दिखता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला ये जो कणों का आकार था, कणों का आकार कैसा होता है? साइज कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। इनके ज़्यादातर कण आपको क्या मिलेंगे? गोलाकार मिलेंगे। और गोलाकार अगर रहेगा तभी हम इसका स्टडी भी कर पाएंगे। कणों की आकृति का देखो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे सजाया हुआ रहेगा। कणों का विन्यास अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरी तरीके से। कर्ण कर्ण बोल रहे हैं, कर्ण सतह की विशेषता के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन समझिए एक बात कि मतलब ये जो अवसादी सेल हैं, तो अवसादी सेल में क्या बता रहे थे अभी रे? हाँ, अवसादी सेल तरंग के रूप में कैसे हमें दिखाई देते हैं? तो देखिएगा, अगर एक जैसे एक पानी हम लोग ऐसे बहाते हैं ना पानी, तो उसमें देखना पानी अप डाउन करके बहता है। अब वो मिट्टी प्लेन भी रहेगा ना, तब वो अप डाउन करके बहने लगेगा। क्यों अप डाउन करता है? क्योंकि उसके बीच में क्या बहाव होता है? शुद्ध पानी नहीं बहता है खाली। अरे पानी में वेव उत्पन्न होता है, नहीं पता है? हवा में भी वेव उत्पन्न होता है। ठीक है, हर चीज़ में वेव उत्पन्न होता है, हर एक माध्यम में धीरे धीरे। ठीक है, और जो आवाज वो जा रहा है, तो इससे भी तो वेव लेंथ ऐसे जा रहा है आपके कान तक। ऐसे थोड़ा जा रहा है कि डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट एकदम जा रहा है। वहाँ पे कांपते कांपते दौड़त जाता है आप आवाज़ों मेरे पास। धीरे धीरे बोल रहे हैं तो रस रस धीरे धीरे पहुँचेगा। तेज बोल रहे हैं तो यहाँ से निकलेगा ना ऊर्जा, हौड़ा बड़ा तो जाएगा, कानवा में भर जाएगा एक बैग। आखिर ऐसी ना सुना देता है जी? अगर मान लो कि चाय मानी एकदम चिल्लाओ यहाँ से पूरा एकदम चोंगा लगा दो बढ़िया से एकदम, और छोटा बच्चा को बोल दो चिल्लाने के लिए, आवाज़ तो निकलेगा चोंगा में से, हौड़ा बड़ा एनर्जी निकलेगा, कान में एकदम ठुसा जाएगा एकदम। जैसे था ना कि बाहर से कोई धक्का दे रहा है स्पीड में, और घर में कैसे कबाड़ी वाड़ी तुर के ठुक जाओ घर में, है ना? और इससे जाता है आवाज़ सीधे। और धीरे धीरे आएगा तो बेचारा ठुकाएगा, और बाद जाएगा तो बोलते हैं हेलो आवाज़ नहीं आ रहा है, फिर से बोलो, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो खैर उतना नहीं लेकर चलना है यहाँ पे, ये दूसरा चीज़ है, जियोलॉजी का टॉपिक है। देखिए, तो बालू में इस टाइप का संरचना हो जाता है बाबू, इस टाइप से। ऐसा होता है क्या? देखना, अगर प्लेन कहीं पे बालू है मैदान में, तो वो बालू कैसा होता है? कभी ऊबड़ कभी खाबड़। बालू पर कोई चला भी नहीं है, बालू पे कोई चला भी नहीं है, या पुराना बालू है, तब भी वो पूरी तरीके से प्लेन तो ऐसे नहीं रहेगा बैठल, उसमें कुछ टाइप का ऐसा चिन्ह पाया जाएगा। तो देखिएगा, दो प्रकार का चिन्ह पाया जाता है किसी भी अवसादी सेल में। एक जिसको दोलन चिन्ह बोलते हैं, तरंग भी बोल सकते हैं, है ना? ये वेव जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक ऊपर से नीचे दिख रहा है और एक ऐसे ऐसे कर रहा है, ये ऐसा धारा बहता है। देखो, जल का धारा ऐसे ही बता ना, जल का धारा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। दिमाग खराब है? ऐसे से नहीं जाता है, ऐसे कर करके जाता है ना। ठीक है, उछलते हुए जाता है, इस साइड में उछलने जैसा इस जगह पे करता है ना, बीच में कोई भी अवरोधक आ गया तो एकदम उछाल के पार करता है। तो दो प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं, किन में? अवसादी सेलों में। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा। सवाल सीधा यहाँ पे पूछेगा कि वह कौन सा सेल होगा जिनमें अक्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। तो कौन सा हो जाएगा? अवसादी। क्या हो जाएगा? अवसादी। और वह कौन सा सेल है जिनमें क्रिस्टलीय पाया जाता है? सामान्यतः मतलब ज़्यादा उसमें क्रिस्टलीय होता है। क्या होता है उसमें? आग्नेय। क्या है? आग्नेय। ठीक है, इसके बाद धारा तरंग किन सेलों में पाया जाता है? डायरेक्ट पूछेगा सवाल। धारा तरंग किस सेलों में पाया जाता है? अवसादी में। दोलन तरंग किस सेलों में पाया जाता है? अवसादी। तरंग नामक सवाल आया तो सीधे क्या समझना है? अवसादी। तरंग नामक सवाल आया सीधे अवसादी। कभी भी किसी भी प्रकार के मार्क्स की बात है, निशान की बात है, कि सवाल पूछ देता है कि पैरों के निशान किस सेल में पाए जाते हैं? पैरों के निशान किस सेल में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाएंगे? अवसादी में। पैरों को निशान को में देखो, पैर के निशान में कभी चप्पल भी तो होता है ना, चप्पल। ठीक है, चप्पल को यहाँ पे बोलता है रिपल मार्क्स। क्या बोलता है? रिपल मार्क्स। सेम क्वेश्चन है। रिपल मार्क्स किन सेलों में पाए जाते हैं? अवसादी। किन में पाए जाएंगे? अवसादी में। यह ऑप्शन दे देगा, फिर बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, है ना, ये सब। तो सबसे ज़्यादा किन में चिन्ह पाए जाने की संभावना है? तुम्हारा बलुआ पत्थर में, क्योंकि बलुआ पत्थर अप्रोक्स मिट्टी के जैसा दिखता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि जीवाश्म किन सेलों में पाया जाता है? जीवाश्म बताइए, जीवाश्म किन फॉजिल्स जो होते हैं किन सेलों में उपस्थित होते हैं? इसी में होंगे। देखिए बीच में कितना जगह है कि नहीं है? इसी में क्या रहेंगे? जीवाश्म रहेंगे। आग्नेय में हो सकता है क्या? नहीं, उसमें कैसा संरचना है? क्रिस्टलीय है। तो आग्नेय में कभी भी हमारा किसी भी प्रकार का फॉजिल्स नहीं पाया जाता। आज तक रिकॉर्ड है कि आग्नेय में ये सब चीज़ नहीं पाया जाता है।
ठीक है। आग्नेय में क्या नहीं पाया जाता है, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जीवाश्म से संबंधित कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि किन सेलों में पाया जाता है तो सीधे दिमाग मूंद के क्या टिक करना, अवसादी सेल। अगर अवसादी सेल नहीं भी दिया, अवसादी सेलों के एग्जाम्पल को दे दिया तो इतना तो पता होगा ना एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। क्या क्या है, 2-3 एग्जाम्पल में इसका कांग्लोमेरेट हो गया नंबर 1 पे, दूसरा में बलुआ पत्थर हो गया, तीसरा में तुम्हारा चूना पत्थर हो गया। 3 एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा पूछता है, समझ आया। और बेसाल्ट, ग्रेनाइट, रायोलाइट ये सब किस में पूछ देता है, आग्नेय में पूछ देता है। लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ ये सब कहाँ पूछ देगा, आग्नेय में पूछ देगा। बाकी इधर क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो किसी भी प्रकार के चीज, हम ये नहीं कर रहे हैं सिर्फ रिपल मार्क्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन में उठाएगा ना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पैरों के निशान बहुत ज़्यादा उस पर आता है। लेकिन और जीवाश्म किन सेलों में पाया जाता है, ये 3-4 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन याद रखना, किसी भी प्रकार का चिन्ह की बात करें कि किन सेलों में पाया जाता है तो किन में लेना है, सीधे अवसादी में लेना है। किसी भी प्रकार के निशान और किसी भी प्रकार की उपस्थिति की बात करें। अच्छा बताओ, कल हम लोग उसके बारे में पढ़े थे ना, क्रिस्टलीय के बारे में। क्रिस्टलीय में किसी प्रकार का कोई संरचना कैसे जाएगा, उसमें जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। इसमें जा सकता है कि नहीं कोई भी चीज़। तो किसी भी चीज़ की उपस्थिति बताए ये चीज़ किस सेलों में उपस्थित हो सकती है, आँख मूंद के क्या टिक कर देना है, परतदार सेल। इसको क्या नाम है, दूसरा इसका क्या नाम है, परतदार सेल, क्योंकि ये परतों में रहते हैं ना। ये किस में रहते हैं, परतों में रहते हैं। समझ आ गया यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक सवाल और है, एक जो और भी ज़्यादा पूछता है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन ये है कि बताइए कि अगर हमारा अवसादी कोई लेयर है, ये सब हम यहाँ पर ही बता देते हैं, कर्ण सतह की विशेषता, ठीक है। कि अगर ऐसा भी तो होता है कि कोई जो होता है हमारे पास सेल, वो सेल है अवसादी, लेकिन उसका लेयर क्या है, अत्यंत पतला है। अत्यंत क्या है जी, पतला है, लेकिन है क्या चीज़, अवसादी। 1 सेंटीमीटर से भी कम है। कितना है, 1 सेंटीमीटर से भी क्या है, इसका आकृति कम है। समझ आया। तो क्या हो सकता है बताइए, उस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, या उस स्थिति को क्या बोलेंगे, जब अवसादी सेल की मोटाई, अवसादी सेल यानी कि परतदार सेल है ना, अवसादी सेल यानी कि परतदार सेल। तो जब अवसादी सेल के परतों का चौड़ाई जो है, यानी कि जो क्या बोलते हैं, मोटाई बोलिए, मोटाई, इसको मोटाई 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए। अगर कोई अवसादी सेल है, अवसादी सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, परतदार बोलते हैं, ठीक है। तो उसका परत होगा तो उसका कोई मोटाई होगा ना, जैसे मान लो कि ये मार्कर है तो इसका मोटाई है ना, तो इसका मोटाई कितना है, अभी देखो 1 सेंटीमीटर अप्रोक्स है। 1 सेंटीमीटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है मोटाई इसका पूरी तरीके से। अगर 1 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे। तो सवाल ऐसे पूछता है इसे ना, यदि अवसादी सेल के परत का मोटाई 1 सेंटीमीटर से कम हो, उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लेमिना। क्या कहते हैं उसको, लेमिना। याद रहेगा रे, याद रहेगा, 1 सेंटीमीटर से कम, समझ आया। 1 सेंटीमीटर से कम जिस अवसादी सेल का मोटाई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिना। एक्चुअल में लेमिना शब्द आया कहाँ से, पर्णफलक से। देखो 11वीं क्लास के बायो में रुक रही है, ठीक है। नहीं रे मैया, यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं लेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब होता है एक अस्तर, अस्तर क्या होता है, अस्तर। लेकिन इसको पतला अस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पतला अस्तर बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लेमिनेशन आप लोग भी करवाते हैं, कहाँ पे करवाते हैं, पहले आता था रे नोकिया वाला फ़ोन छोटका, उसमें ऊपर से, अब तो मान लो कि कांच लगता है, ऊपर से ढक्कन कवर लगता है, उसमें सीधे क्या करा जाता था, लेमिनेशन। आगे पीछे लेमिनेशन करा के बीच से काट दो, जहाँ जहाँ ढक्कन खुलने उलने वाला है उस जगह पे, ठीक है, ठीक है ना। और जहाँ पे स्पीकर है वहाँ पे सुई से भोंक दो उस जगह, ताकि आवाज़ बाहर निकले, ठीक है। तो लेमिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पतला अस्तर। तो बताओ, ये पतला सा अवसादी का लेयर है, तो इसको बोलेंगे क्या एक्चुअल में, लेमिनेशन है ना, वो लेमिनेशन है ना जी। पतला सा सोच कर देखो कि 1 सेंटीमीटर से कम उसका क्या है, मोटाई है। तो 1 सेंटीमीटर से कम यानी कि उंगलियां है इतना, है ना, उंगलियां इतना। अब इतना लेयर बिछावल रहेगा तो क्या कहेगा, चादर है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, लेमिनेशन है। तो इसी लेमिनेशन से शॉर्ट नेम क्या आ गया हमारे पास, लेमिना। और यही चीजवा हुआ था पर्णफलकों में। पर्णफलक यानी कि पूरा पतई का लेयर होता है, 1 सेंटीमीटर से कम होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या आ गया, लेमिना। समझ आया रे मीना, ठीक है। आगे बढ़िए। अगर इसका 1 सेंटीमीटर से क्या हो जाए, मोटाई अधिक हो जाए, अब बताओ, अब इसे क्या बोलेंगे, बड़का मीना। चलिए बताइए, अब इसका जो फिगर बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्रॉस कर दीजिए इसको, ठीक है। इतना मोटा, चलो इसको कर दिए, इतना मोट क्या है, ठीक है। अब बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे।
अस्तर तो बोलेंगे, अस्तर ना होगा भाई, ये अभी जो है ये मोटा अस्तर हो गया है ना, और जो पतला था वो कैसा अस्तर हो गया, पतला अस्तर हो गया। तो इसका क्या नाम रहेगा, मोटका लेमिना। इसको स्ट्रेटम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेटम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दांत निपोड़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ आया। इसको क्या बोलते हैं जी, स्ट्रेटम। तो ऐसा अवसादी परत जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम। और ऐसा देखो, एक वाला याद कर लो ना, एक जो पतला वाला है, उसके बाद अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब लेमिना तो नहीं याद रही, लेमिना से भुला भी जाओ तो लेमिनेशन याद रखना, पतला होता है लेमिनेशन ना, ठीक है। तो अगर लेमिना है 1 सेंटीमीटर से कम और 1 सेंटीमीटर से अधिक मोटाई वाला जो अवसादी होगा उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम। क्या बोलते हैं जी, स्ट्रेटम। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। सवाल पूछते फटाफट एक बार रिवीजन स्पीड में, ठीक है। चलिए बताइए, अवसादी सेलों का गठन कैसे होता है। अवसादी सेलों के कणों के पारस्परिक संबंध के बारे में स्टडी करते हैं, या कैसे उनका पारस्परिक संबंध बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं, सेल गठन कहते हैं, ठीक है। कितने आधार पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसका गठन के बारे में, 4। सबसे पहला कणों का आकार यानी कि साइज ऑफ ग्रेन, एंड कणों की आकृति जिसको क्या बोलते हैं, शेप ऑफ ग्रेन। इसके बाद बोलते हैं कणों का विन्यास एवं संकुचन जिसको क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फैब्रिक ऑफ द ग्रेन्स एंड पैकिंग हो गया। कर्ण सतह की विशेषता हो गया जिसको बोलते हैं सरफेस टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सरफेस के बारे में जो विशेषता था ना, कणों की सतह के बारे में, यही सवाल था। कणों के सतह के बारे में कितना क्वेश्चन पूछेगा, ओनली 2 कन्फर्म एकदम पूछेगा, एक लेमिना पूछेगा और दोनों में से एक पूछता ही पूछता है। इस बार शायद दोनों पूछ दिया था, इस बार दोनों पूछा था, ठीक है, इस बार दोनों पूछा था, ठीक है। इसके बाद पूछता है ये क्वेश्चन बहुत बार। इसके बाद ये संकुचन वाला जो है, संकुचन वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। संकुचन वाले में एक अभी टेबल बताएंगे आपको कि जैसे मान लो कि जो सेल होते हैं तो सेलों का बोल्डर होता है, कोई अगर तोड़ते हैं तो बोल्डर से छोटा क्या होता है, उससे छोटा क्या होता है, उससे छोटा क्या होता है, उसका नाम क्या होता है ना। तो अलग अलग, जैसे ग्रीट होता है, ग्रीट से छोटा फिर बालू होता है, बालू से छोटा और भी धूल होते हैं, है ना, धूल धूल माटी नहीं, ठीक है, और धूल जमता है तब मिट्टी बनता है, समझ आया। तो इतना चीज़ है, इसके बारे में पढ़ाना है। ये देखिए, ये चिन्ह में ज़्यादा मतलब ये आप लोगों के कठिनाई नहीं होना चाहिए। ये जो है बीच में एक अस्तर है, समझिए कि ये पूरा पैक है ना। बीच में क्या है, कमजोर ये कणों का ऐसे ग्रुप रहता है, समझो ना, डायरेक्ट की बालू है और ऊपर से लेयर है जिसको हम इंडिकेट किए हैं मोटे अक्षर से, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी एक लेयर है। अगर यही लेयर वो पतला रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको, लेमिना, और ये मोटा है तो ये सब क्या है, स्ट्रेटम है। ये सब क्या है, स्ट्रेटम। क्यों, क्योंकि इन सबका मोटाई कितना है, 1 सेंटीमीटर से अधिक है। मिटा दें, लिखल हो गया सबका, ओके। देखो रे गधा लोग, देख ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए, अवसादी सेल के जो आकार के आधार पे हम लोग देखेंगे तो अवसादी सेल हम लोग किसको बोलते हैं जी, जब आग्नेय टूटेगा, टूट के टुकड़ा में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वैसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसादी। अब चलो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो ग्लास में होता है, ग्लास में को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बोल्डर। क्या बोलते हैं, बोल्डर। बोल्डर आप लोग जानते होंगे, बोल्डर जानते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा अप्रोक्स रहता है, ठीक है, 1 फीट का भी रहता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 800 mm उसकी क्या होनी चाहिए, व्यास होनी चाहिए। ये जो आकार है किस क्या है, ये एक्चुअल में व्यास है। क्या है, व्यास। तो व्यास है, इसका मतलब हमने बताया कि अवसादी सेल का आकार कैसा होता है, गोला होता है। कैसा होता है, गोला होता है। तो गोले ना हम समझेंगे, तो गोला के व्यास होता है ना, चौड़ाई, मेन चौड़ाई व्यास है ना, होता है उसका, है ना। तो व्यास कितना होता है, 8 इंच होता है। 8 इंच यानी कि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है ना। तो 1 फीट से 4 इंच क्या रहेगा, कम रहेगा। उसको बोलते हैं क्या चीज़, बोल्डर बोलते हैं। तो कोई पूछेगा ना बोल्डर का आकार क्या है, पूछता है ग्लासमो का साइज कितना होता है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सब्जेक्टिव में इतना नहीं पूछता है। सब्जेक्टिव आइबो करेगा तो चुपचाप उठा के सब लिख देना, ठीक है, ठीक है ना। इसको सीरियल से याद कर लीजिएगा और इसमें से घटाते चलेगा। 200 में से 50 घटाना है, अरे 50 घटाना नहीं है, 50 तक, 50 से फिर सीधे 10, 10 से सीधे 2, 2 से 1, 1 से 0.5, 0.5 से 0.1 और 0.1 से 0.001 और ऐसे करके 0.1 से फिर पूरा सॉलिड खत्म। यहाँ भी था ना, 0.5 भी था ना, हाँ ठीक है। तो इस टाइप से इसका सीरियल याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ग्लास में को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्डर। अब यहाँ पे ऐसे ही पूछता है कि 8 इंच वाले अवसादी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन देता है बटिया, गुटिका, बजरी, ग्लास में क्या हो जाएगा, ग्लास में हो जाएगा। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे मेरे पास कोबल्स। क्या आता है, कोबल्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बटिया, ठीक है। इसका आकार होता है 8 इंच से, और ये इसको भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा आकार रहेगा उसका। अरे बटखारा होता है ना, मील उल में जाना, बटखारा रहता है नॉर्मल, वो सब बटिया आकार का रहता है, कोबल्स का रहता है, ठीक है। बटखारा भी बोलते हैं इसको, नाम यहाँ से ही सबका दिया गया, बटिया से। वो बटखारा नहीं, जैसे पत्थर का होता है ना पहले, अब तो मान लो ला गया, लोहा वाला गया, बटिया बोलते हैं ना उसको, बटखारा बोलते हैं ना। अरे भाई बटखारा बोलते हैं ना, तो बटखारा जो नाम आया कहाँ से आया है, बटिया से, ठीक है।
ये सब बोल्डर, एक बोल्डर हो गया यहाँ पे जिसका इससे प्लस रहेगा, ये इससे 200 mm का रहेगा प्लस, हाईएस्ट 1 फीट तक इसका आकार जाता है, और उससे बड़ा गया था तो फिर उसको पत्थरे बोल देंगे हम लोग, है कि नहीं, उसको फोड़ने के बाद। तो 200 mm से 50 mm के बीच में रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं, बटिया। एंड 50 mm से 10 mm के बीच, यानी कि हम घटते क्रम में जा रहे हैं ना, 50 mm हाईएस्ट रहेगा और 10 mm क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुट्टी का। क्या बोलते हैं, गुट्टी का, ठीक है ना। उसको ढेका भी बोलते हैं, बड़का मानी के ढेका, ऐसे आता है ना एगो हथवा में, उसको क्या बोल देंगे, ढेका, ठीक है ना, गुट्टी का उसको बोलते हैं। इसके बाद बजरी, बजरी मतलब होता है छोटका छोटका झिकड़ा टाइप के, ठीक है ना, एकदम क्या बताएं ना, ज़्यादा गेंद से छोटा, गेंद से छोटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बजरी। जैसे खेत में ऐसा होता है, ठीक है ना, खेत में ऐसा होता है। 10 mm से कितना mm तक, 2 mm तक, छोटे छोटे नहीं होता, गिट्टी टाइप के, ठीक, जो आप लोग गिट्टियाँ खेलते हैं ना, वो भी 2 mm ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके 2 mm तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, 2 mm में छोटका छोटका, दो जो गोटियाँ खेलते हैं ना वो तो 5-7 mm होता है, ठीक है ना, और 1 सेंटीमीटर तक भी होता है। 10 mm बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है ना, ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे तो एकदम छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यहाँ देखो। फिर उसके बाद बालू आ ही जाएगा। इसका मतलब आप समझो ना कि मिश्री, इस 2 mm क्या समझ लो, छोटा सा मिश्री होता है ना, इतना बड़ा सा, तो उसको आप मिश्री समझ सकते हैं। तो मिश्री भर के जो पत्थर होता है उससे लेकर और अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर तक पत्थर, यानी कि इतना बड़ा सा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बजरी। क्या बोलेंगे, बजरी। अब मिश्री से छोटा गया तो उसको बालू हम लोग बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको, बालू, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बहुत मोटी बालू। अब सोचना ध्यान से कि मिश्री से छोटा जैसे ही हुआ, मिश्री का साइज का जो भी हुआ, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बालू बोल रहे हैं। वेरी कोर्स बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोर्स। वेरी भी से क्या है, वेरी कोर्स सैंड, सैंड मतलब क्या होता है, बालू। 2 mm से 1 mm के बीच में रहेगा बालू, ठीक है ना, अर्थात मोटी चीनी भी आप कह सकते हैं, मिश्री से हल्का सा छोटा, ठीक है। फिर आ जाएगा बहुत मोटी, एक हो गया, और एक क्या आ जाएगा, मोटी बालू आ जाएगा, जिसको कोर्स सैंड बोलेंगे यहाँ पे। इसका कितना रहेगा, 1/2 mm तक भी जा सकता है मिनिमम साइज, ठीक है। इसके बाद मध्यम कैटेगरी का बालू हो गया, जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। इसी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, घरों में करते हैं, ठीक है ना। इसका आकार मिनिमम कितना हो सकता है, 0.25, कितना हो सकता है, 0.25 mm तक हो सकता है। ब्यास, ब्यास मतलब साइज, मतलब कहने का मतलब क्या है, ब्यास। महीन बालू कितना हो सकता है, 0.1 mm तक हो सकता है। इससे पतला बालू नहीं आता है, इससे पतले को हम लोग बालू नहीं कहेंगे, समझ आया। जिसको हम लोग यहाँ पे गौद या सिल्ट बोल रहे हैं ना 9वां नंबर में, ये एक तरीके से धूल का एक प्रकार हो गया। किसका प्रकार हो गया, धूल का, ठीक है ना, लेकिन ये जमा हुआ रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, गौद यानी कि सिल्ट। इसका आकार 0.1 mm से लेकर 0.01 mm तक हो सकता है। मृतिका कहने का मतलब क्ले, क्ले मतलब क्या होता है, मिट्टी। क्या होता है, मिट्टी। तो मिट्टी का आकार कितना हो सकता है, 0.01 mm से भी कम हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, समझ आया। तो इस प्रकार से सारे सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या है ये। अच्छा एक चीज़ और, कि जैसे हम लोग अपक्षय पढ़े, तो कितना भी बड़ा तुम्हारे पास चट्टान ही क्यों ना हो, इतना बड़ा चट्टान क्यों ना हो, वो चट्टान टूटेगा तो उसका प्रोसेस यही है, चट्टान से बोल्डर बनना, बोल्डर से चट्टान से तो बोल्डर बनना बहुत सिंपल है ना, क्रेशर मशीन में डालो, बोल्डर के बाद फिर क्या बन जाएगा, बट्टिया। अच्छा ग्रीट वाला कंडीशन कौन सा आ गया, बजरी। बजरी कंडीशन में आया तो उसको क्या बोल देंगे, गिट्टी। क्या बोल देंगे, गिट्टी। इसको ग्रीट भी हम लोग बोल सकते हैं ना। इसको गुटिका को नहीं बोलेंगे, गुटिका मतलब ढेका हो गया, ढेका गिट्टी थोड़े बोल सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा को नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलना पड़ेगा बजरी को, ठीक है ना। तो बजरी वाले चौथा कंडीशन में आएगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, सीधे ग्रीट बोल देंगे। ग्रीट मतलब गिट्टी होता है, ठीक है ना। और बटिया क्या होता है, छोटा छोटा, जिससे बटखारा बनता है, याद रहेगा ना पूरा कंप्लीट। इससे याद मत रखिए, मतलब एक आकार पता होना चाहिए आपको। 10 mm बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में भी नापो ना, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये 8 इंच, यहाँ पे इंच में तो पता चल ही जा रहा है हम लोग के, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसका कितना है, 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, अप्रोक्स इतना 5 सेंटीमीटर। तो इतना बड़ा पत्थर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, गुटके ना बोलेंगे, ढेके ना बोलेंगे, उठा के मारने वाला। और छोटा छोटा 10 है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इतना नहीं हो जाएगा, इतना अप्रोक्स, है ना। और अगर इससे कम हो जाए तो कितना हो जाएगा, फिर उसको छोटे छोटे बोलेंगे, ठीक है। आंकड़ जिसको बोलते हैं, आंकड़ अपने भाषा में आंकड़ ना, नहीं आंकड़ नहीं होगा, आंकड़ इसमें हो जाएगा, बहुत मोटी बालू में आ जाता है आंकड़। झिकड़ा का था, खापड़ा का बनता है, पत्थर का नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये होता है अब द एंड। क्या होता है, द एंड। अब पेट्रोलॉजी नामक चैप्टर आपका खत्म हो रहा है आज, ठीक है। और कल से हम लोग पढ़ेंगे सीधे मिनरलोजी के बारे में। किसके बारे में,
मिनरल्स के बारे में और A to Z जितने भी मिनरल्स आते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री, मिनरल्स में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहेगा तो कौन रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। बायोलॉजी का और इसका काम नहीं है, फिजिक्स का इतना काम नहीं है, इसमें भी उतना किसी चीज़ का काम नहीं था। कोई दिक्कत नहीं ना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब दिखाइए, नीचे कीजिए उसको, नीचे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरोलॉजी। तो भाई सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिनरोलॉजी होता क्या है, क्योंकि हमारा क्लास का ही नाम है मिनरोलॉजी, इसे हिंदी में कहा जाता है खनिज विज्ञान, और ये क्लास 12th और 11th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th के सिलेबस में कुछ इस टॉपिक के बेसिक थे और क्लास 12th में इसका विस्तार है, और एक एक मिनरल्स के बारे में, एक एक एलिमेंट्स के बारे में पूरी तरीके से डिटेल से हमें पढ़ना है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि भाई सबसे पहले पदार्थ जो होते हैं ना, वो होते क्या है। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, एक छोटा बच्चा कोई भी समझ जाएगा पदार्थ क्या होता है। तो क्लास 9th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे आसपास नजर आने वाले वे सारी वस्तुएं जिनका आकार होता है, जिनका आयतन होता है, जिनका द्रव्यमान होता है, बस द्रव्यमान मेन चीज है भाई, उनका द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है, वे अपने बंध के साथ बंधे भी हुए होते हैं। तो जो पदार्थ है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हम लोग तो पढ़ रहे हैं जियोलॉजी, जियोलॉजी किसे कहते हैं, तो आपको बढ़िया से पता है कि अगर हम इस पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ द अर्थ, इट्स ओरिजिन, इट्स फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड कि जियोलॉजी। जियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, यही पॉइंट है कि जियो प्लस लॉजी से मिलकर शब्द बना है। जियो का मतलब भूगर्भ होता है, धरती होता है, लॉजी का मतलब साइंस होता है, विज्ञान होता है, ठीक है। लेकिन भाई उसी प्रकार से एक टॉपिक हमारे पास ऐड होता है जिसको हम रसायन कहते हैं। तो भाई रसायन है क्या चीज, तो ये है पदार्थों का अध्ययन। पॉइंट है स्टडी ऑफ द मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है, इतना आपको पता है। बट हमें पदार्थ को दो प्रकार में बांटना पड़ेगा। पहला प्रकार है जिस प्रकार से केमिस्ट्री का दो बुक आता है, एक आता है इनऑर्गेनिक और एक आता है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो उसी प्रकार से पदार्थ को हम लोग बांटते हैं यहाँ पे दो भागों में। सबसे पहला जो है उसे हम ऑर्गेनिक मैटर में बांटेंगे और अकार्बनिक में बांटेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो हमने पदार्थ को कितने प्रकार में बांटा, दो प्रकार में बांटा, एक को ऑर्गेनिक बोलेंगे और एक को इनऑर्गेनिक बोल देंगे। जो कार्बनिक होता है ना, इसमें हम लोग कुछ तत्वों के बारे में स्टडी करते हैं जो कि इसमें पढ़ना है अनिवार्य ही एकदम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, दूसरी चीज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन ऐसे महानुभाव हैं, ये तीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको तो इतना तो पता होगा, ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन ऐसे महानुभाव हैं, ये तीनों की जो बीच का जो दोस्ती है, इतना डेंजरस दोस्ती है कि केमिस्ट्री जैसे विषय से इन लोग कहने लगा कि चाचा हमको अलग विषय दीजिए, हम नहीं रह बो तोरा साथ है, हमको अम्ल क्षारक में मत पढ़ाना भाई, हमको कहीं नहीं चाहिए, हमको तीनों को मिलकर हमको अलग चाहिए। इसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। अब देखो कार्बनिक पदार्थ में होता कौन कौन है, कार्बनिक पदार्थ में होते हैं दुनिया के सभी जीव जंतु, दुनिया के सभी प्लांट, ये सभी कार्बनिक हैं। क्या हमारे अंदर कार्बन नहीं है, यस है। क्या ग्लूकोज नहीं है, प्रोटीन नहीं है, सारा चीज है। तो हम बने ही हुए हैं हम लोग। अगर आप बायो के स्टूडेंट होंगे तो और भी बेहतर आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड तक की संरचना पाई जाती है। अगर न्यूक्लियोटाइड की संरचना अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से राइबोज देखने को मिलेगा, कार्बन का ग्रुप देखने को मिलेगा, बॉन्ड देखने का मिलेगा, पॉलीमर जिसको बोलते हैं बहुलक, इस टाइप से देखने को मिलेगा। हम थोड़ा सा सारा सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दे रहे हैं, हालांकि ये टॉपिक है हमारा खनिज विज्ञान का, ठीक है ना, लेकिन हम सारा चीज थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं ताकि आप बेहतर समझे थोड़ा सा, और सारा लॉजिक आपको काम करे कि हाँ चलो फील आ रहा है थोड़ा सा पढ़ने में, ठीक है। इन तीनों का दोस्ती इतना था कि इन लोग एक सब्जेक्ट बना लिया जिसको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो ऑर्गेनिक में उदाहरण क्या क्या आते हैं ना भाई साहब, आपको पता होगा बढ़िया से कि सभी पादप आ जाएंगे, सभी जंतु आ जाएंगे, सभी जंतु आ जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट कि भाई हम खनिज पढ़ रहे हैं, अब स्टार्ट करना है, तो क्या हम इंसान हैं, क्या डायनासोर, हम इंसान हैं तो क्या हम जंतु नहीं हैं? क्या डायनासोर जंतु नहीं थे? क्या अब डायनासोर नहीं हैं, उनके अभी अवशेष हैं, तो क्या उनके अवशेष में कार्बन की मात्रा नहीं है? तो आपका जवाब आएगा क्या, बता दो कि सर है, उसके अवशेष में भी कार्बन की मात्रा है, ठीक है।
इसीलिए ना पॉइंट कहते हैं कि जब बहुत साल पहले, करोड़ों साल, लाखों साल पहले जब डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव अपघटित हो गए तो वे बहुत लाखों करोड़ों साल के बाद वे बनते हैं कोयला, और उसी कोयला को आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कोयला का सूत्र क्या होता है? तो जो कोयला होता है भाई साहब, कोयला को आप कहते हो कि सर ये कार्बन है। अब कार्बन का दो अपरूप आपको पता होगा, ये यहाँ भी सवाल पूछेगा जो आप केमिस्ट्रिया में सोच रहे हैं। पहला होता है ग्रेफाइट, तो एक क्या होता है? कार्बन ही तो होता है। अपरूप का मतलब होता है दूसरा रूप। ग्रेफाइट के बाद हीरा हो जाता है, तो कार्बन के कितने अपरूप होते हैं भाई साहब? दो अपरूप होते हैं, पहला ग्रेफाइट, दूसरा हीरा। अभी हम परिभाषा भी नहीं दिए हैं, समझो कि कितना डीप में जा रहे हैं, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थ में आते हैं हमारे पास पादप जंतु तथा इनके अवशेष। तो इनके अवशेष में सारी चीज आ जाएंगे, कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, ये सब चीज आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आ गया मेरे पास पॉइंट। लेकिन क्या कार्बनिक पदार्थ को हम खनिज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या हम कार्बनिक पदार्थों को खनिज बोल देंगे? क्या नहीं बोलेंगे। हम कार्बनिक पदार्थों को बोलेंगे क्या चीज? इनको हम, इनके अवशेष जो भी बचेंगे, क्योंकि देखो कार्बनिक पदार्थ में जो जंतु है इनको तो हम जीव बोलेंगे। खनिज कहाँ से आ गया भाई? खनिज नाम ही नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है। तो जो इनके अवशेष हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इनके अवशेष को हम कोयला कह रहे हैं तो कोयला को हम खनिज कहेंगे, लेकिन किस पॉइंट के आधार पे? कोयला को हम खनिज नहीं कहते हैं, कोयला को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। आपको भी नाम ये पता होगा कि कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म कहते हैं। नोट आपको ऐसे ही करना है, बोर्ड से ही नोट करना है, ठीक है। नोट्स के लिए आपको अलग से कोई कॉपी वॉपी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट रहा यहाँ पे। दूसरी पॉइंट है मेरे पास अकार्बनिक पदार्थ। इसे आप क्लियरली पहले नोट कर लेंगे क्योंकि हम इसे इरेज करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज अब मेरे पास आती है अकार्बनिक पदार्थ, जिसे आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे और बढ़िया से देखने का प्रयास करेंगे। चलो, अकार्बनिक में देखिए, नाम से ही पता चल रहा है अकार्बनिक। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तभी कार्बनिक कहलाएगा, और इसमें ये तीनों नहीं पाए जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, तब इसे हम बोलेंगे कि अकार्बनिक है। क्या है? अकार्बनिक है। इसमें कार्बन के साथ कोई रिश्ता इन लोगों का नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक है। कार्बन नहीं भी रहेगा तब भी इनके कंपाउंड पदार्थों का काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कार्बन कंपलसरी है, कार्बन चाहिए ही चाहिए इन लोगों को, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे जीवाश्म बनता था उसी प्रकार से, क्योंकि वो उसके अपघटन में समय लगता था, लाखों साल का समय लगता था, करोड़ों साल का समय लगता था, हजारों साल का समय लगता था। अकार्बनिक में भी लाखों साल, करोड़ों साल का समय लगता है, लेकिन इसमें जीव का कोई अवशेष नहीं पाया जाता है। अगर जीव का अवशेष पाया गया तब तो उसे हम जीवाश्म कहेंगे। उससे हम लोग पढ़ेंगे, आगे का सिलेबस है हमारा पैलियोंटोलॉजी, क्योंकि ये डिटेल से हम लोग इसके बेसिक्स को समझ रहे हैं, इसलिए समझना अनिवार्य है। तो क्या अब आप कार्बनिक पदार्थों को खनिज बोलोगे? आंसर क्रॉस नोट, नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे। जो कार्बनिक पदार्थ है भैया ऑर्गेनिक है, इसको हम किस आधार पे खनिज बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। खनिज हम बोलेंगे किसे? इसे बोलेंगे। अकार्बनिक पदार्थों को क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। जिसमें कार्बन की मात्रा है उसे जीवाश्म, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है उसे खनिज, ठीक है। तो चलो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। तो देखो, खनिज का सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिनरल्स। क्या बोलते हैं इसको? मिनरल्स। देखो यहाँ पे लिखेंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अकार्बनिक पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। आई होप दैट आप समझ गए होंगे, ठीक है। पृथ्वी पर जितने भी अकार्बनिक पदार्थ हमारे पाए जाते हैं, हम उन सभी को क्या कह देते हैं? सीधे खनिज कह देते हैं। बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। मतलब इस पूरे संसार में, इस पूरी धरती पे जितने भी अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पे ये बोल देते हैं। लेकिन इसे बनने में भी काफ़ी समय लगता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसे बनने में लाखों साल का क्या लगता है जी? समय लगता है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आप इसे नोट कर लोगे। इससे बनने में लाखों साल का समय लगता है, इसे भी आप ऐड कर लोगे, ठीक है ना। इसे हम जीवाश्म नहीं बोल सकते कभी भी नहीं। जो जीवाश्म बोलेंगे तो जीवाश्म यहाँ पे आ जाएगा। सभी कार्बनिक पदार्थों को जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म आगे आएगा, इसलिए हम ये डिफाइन किए। सभी कार्बनिक पदार्थों को जीवाश्म कहते हैं, सभी अकार्बनिक पदार्थों को खनिज कहेंगे। इसे खनन विधि द्वारा निकाला जाता है। किस विधि द्वारा? इसे खनन विधि द्वारा पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी से प्राप्त
किया जाता है। समझ आ गया? तो 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है हमारे खनिज के लिए कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसके बनने में भी लाखों सालों का समय लग जाता है और इसे भी खनन विधि द्वारा धरती से निकाला जाता है। लेकिन अब सवाल है कि सर एकरो तो खान के निकालते हैं, खान के निकालना मतलब खनन विधि द्वारा धरती के अंदर से निकालना, प्राप्त करना। तो जीवाश्म जो होता है चाचा, इसको भी तो निकाला जाता है, लेकिन भैया हाँ बात तो सही है, निकाला जाता है। तो हम इससे खनिज क्यों नहीं बोल सकते? बस यही तो मतलब है ना, खनिज नाम से थोड़ा सा है स्पष्ट कि खनिज कहने का मतलब कि इसे खनन द्वारा निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंतर डिफरेंस इन दोनों के बीच यही है कि जीवाश्म में कार्बन की अधिकता और इनमें कार्बन की अधिकता खनिज में कम होती है, ठीक है। इसीलिए हालांकि ये खनिज है, लेकिन 21 आधार पे इसे हम खनिज बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जीवाश्म में कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, इसमें इससे भी हम खनिज बोलेंगे, बट किस आधार पे बोलेंगे अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप इस पॉइंट को अभी कार्बनिक वाला लिखने के बाद आप इससे पहले नोट करोगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। चलो, तो आगे हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि चलो खनिज को तो हमने बांट दिया कि खनिज का डिफिनेशन क्या होता है, तो आपको पता चल गया पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अकार्बनिक पदार्थों को खनिज कहते हैं और इसे बनने में लाखों साल का समय लगता है, ठीक है, और इसे भी खनन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखो खनिज जो होता है भाई साहब 2 प्रकार के होता है। खनिज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब यहाँ से आपका क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट और है कि खनिज के बारे में अगर हम विशेष स्टडी करें, खनिज के बारे में विशेष स्टडी करें तो खनिजों का अध्ययन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आगे हम करवाएंगे ही करवाएंगे, एकदम स्टार पे स्टार लगा के देखना, ठीक है। खनिजों के अध्ययन को हम लोग खनिजकी बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? खनिजकी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो स्टडी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड, ठीक है ना, या मिनरल्स आर कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिनरलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरलॉजी बोल देते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अगर हम मिनरल्स के बारे में सिर्फ स्टडी ही कर रहे हैं, स्पेशली एक एक मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उस साइंस को हम बोलेंगे मिनरलॉजी, नॉट जियोलॉजी, विच इज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। यानी कि ये जो मिनरलॉजी है ये पार्ट किस चीज़ का है? इसको भूविज्ञान से क्या मायने मतलब है, दिमाग लगाओ ना। ये जिसको जियोलॉजी से क्या मायने मतलब है मिनरलॉजी को? मिनरल्स तत्व कहाँ हम लोग पढ़ते हैं? खनिज कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। तत्वों से निष्कर्षण का एक आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री का एक चैप्टर था जिसे एनसीईआरटी से या जैक बोर्ड से जेसीईआरटी से हटा दिया गया है। उसमें हम बता रहे हैं ना कि उस चैप्टर को जो अगर केमिस्ट्री में पढ़ लेता ना, इसको पूरा फाइनल कर लेता। क्योंकि हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं, तो हम पूरा जो भी बता रहे हैं ना पूरा एकदम स्कोप के साथ बता रहे हैं, चाहे जितना ना उसका मतलब विस्तार हो सके उस लेवल से हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसे आप एकदम नोट कर लोगे। VVI में छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पता है, और ये सवाल ऐसा सवाल का जवाब नहीं दोगे तो क्या दोगे भाई? छोटा सा एकदम सवाल है ये, ठीक है। तो खनिज जो होता है इसको हम लोग बांटेंगे 2 पार्ट्स में। सबसे पहला आता है मेरे पास धात्विक खनिज एंड नंबर 2 हमारे पास आता है अधात्विक खनिज, यानी कि मेटालिक मिनरल। इसमें थोड़ा सा एल को आप लोग देख लीजिएगा कि एल डबल होता है या सिंगल होता है, हमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, ठीक है। मेटालिक मिनरल या एक आता है नॉन मेटालिक, या ये डबल ए आएगा, ठीक है ना। तो मेटालिक मिनरल में होता है धात्विक खनिज और नॉन मेटालिक में होता है अधात्विक खनिज, ठीक है। देखिए सबसे पहले धात्विक समझने से पहले हम समझते हैं अधात्विक। देखो अधात्विक वही पदार्थ है जिसमें धातु की कोई भी मात्रा नहीं रहेगी, धातु की कोई भी मात्रा इसमें नहीं पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगा आपके पास? कोयला। चलो थोड़ा सा हम अब घुसते हैं अंदर में इसको, ठीक है। चलो आ जाओ नंबर 1 कोयला। तो नंबर 1 में जैसे ही हम कोयला आता है तो कोयला के लिए विशेष एरिया भाई झारखंड, ठीक है, और झारखंड का इलाका झरिया, ठीक है ना, झरिया। रानीगंज जो कि अभी फिलहाल बिहार का एक पार्ट बन चुका है, ठीक है ना। गोवा, नुआमुंडी ये इलाका है जहाँ पे कोयला, और झरिया सबसे मेन है, ठीक है ना, जो हमारे धनबाद जिले में पड़ता है। और धनबाद किसका एरिया है? तो भैया ये है झारखंड का एरिया। झरिया सबसे ज़्यादा झारखंड में कोयला प्रोडक्शन करता है क्योंकि यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब बात ये है कि सर इसे आप खनिज वाले में क्यों डिवाइड किए, धात्विक और अधात्विक में? क्योंकि आपने तो कहा कि जीवाश्म खनिज नहीं है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जीवाश्म को खनिज बोलेंगे, बट किस आधार पे बोलेंगे? इधर आइए, इधर जजमान इधर आइए। क्योंकि कोयला को भी खन के निकाला जाता है ना खनन विधि द्वारा, इसी आधार पर सिर्फ हमें उसे क्या बोलना पड़ रहा है?
खनिज बोलना पड़ रहा है, अन्यथा ये खनिज का कोई गुण का नहीं है। इस कोयला को सीधे हम लोग कार्बन बोलेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं होता। कोयला का एक चैप्टर रहेगा, क्योंकि कोयला इतना भी आसान नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा जाता है, ठीक है। तो बहुत लंबा चौड़ा है कोयला का टॉपिक, इसलिए हम लोग पूरा एक एक करके पार्ट बाई पार्ट इसको पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? झरिया में, धनबाद, झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है मेरे पास अबरक। दूसरा हमने एग्जांपल में क्या लिया है? अबरक। तो अबरक जो पाया जाता है झारखंड में ही है भाई, ये भी बहुत ज़्यादा है झारखंड में। और अबरक कहाँ है? तो ये है कोडरमा में। कहाँ है? कोडरमा। जहाँ भी अबरक का नाम आया, अबरक को बोलते हैं इंग्लिश में माइका। क्या बोलते हैं? माइका। माइका का जैसे ही नाम आ रहा है उसे सीधा पढ़िएगा एकदम कोडरमा। अबरक के बारे में भी एक विशेष वीडियो आएगा, क्योंकि एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास आता है चूना पत्थर। क्या आता है? चूना पत्थर, जो कि बनता है, आपको पता है कायांतरित सेल में आपको पढ़ाया गया है। चूना पत्थर भी बनता है किस से? तो ये बनता है भाई संगमरमर से। किससे बनता है चूना पत्थर? संगमरमर से बनता है, ये आपको पता है, संगमरमर से, ठीक है ना। मार्बल से बनता है आपके पास, लाइमस्टोन बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेंगे। कोयला कहाँ पाया जाता है? सबसे पहला जवाब झरिया। झरिया किस डिस्ट्रिक्ट में? धनबाद में। धनबाद कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। अब अबरक यानी कि माइका कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में। कोडरमा में सबसे ज्यादा पूरे भारत में पाई जाती है माइका, ठीक है। चूना पत्थर, संगमरमर, ये हर जगह पे पाया जाता है, ठीक है, हर जगह पे पाया जाता है। इसका कोई विशेष स्थल हमारे पास नहीं है, फिर भी हम बता देंगे, ठीक है। तो चूना पत्थर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का भी होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। भाई बोर्ड इतना बड़ा है कि हमें लिखते लिखते टेढ़ा में लिखाने जा रहा है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी एडिटिंग नहीं है, सीधे डायरेक्ट आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, सीधे, कोई एडिटिंग नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है कुछ पॉइंट्स, लेकिन सवाल तो वहाँ का वहीं रह गया कि सर इसे आपने खनिज में क्यों डाला? भाई इसलिए डाला क्योंकि हम इसे खनन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हमें दादाजी की तिजोरी के जैसा रखा हुआ नहीं है कि गए उठाए उसका यूज़ किए, ये काम नहीं करना हमें करना है उसका खनन विधि द्वारा प्राप्त करना है और उसका उपयोग करना है। खैर उस चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। और धात्विक खनिज में धातु की कोई मात्रा नहीं है, धातु की कोई मात्रा नहीं है। दैट मीन्स वे न मतलब कंडक्टर भी नहीं होंगे, विद्युत का सुचालक नहीं करेंगे, उष्मा का चालन नहीं करेंगे, ठीक है। दहन कराने के बाद वो चालन नहीं करेंगे, खुद ही जल जाएंगे, समझ आया। जैसे अगर हम हमारे अंदर से अगर करंट फ्लो होके आर पार चला जा रहा है तब तो हम ठीक है, एक माध्यम बन जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही करंट डाल रहे हैं हम ही जल के राख हो जा रहे हैं। तो यही हाल है भैया इन लोग का, ठीक है ना। इन लोग का यही हाल है कोयला का। कोयला में आग जाके देखना ना कि भैया एक सिरा से दूसरे सिरा में उधर कंडक्टर की तरह प्रवाह कर देना, उससे ना होने वाला, अपने जल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो भाई समझ आ गया, खनिज दो टाइप, धात्विक और अधात्विक। अधात्विक समझ गए। धात्विक में क्या है? मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल बहुत सिंपल है, इसमें मेटल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लौह और एक होते हैं अलौह, ये और जरूरी है। लौह में एकदम नाम से स्पष्ट है कि इसमें लोहा की मात्रा पाई जाएगी। देखो अगर मेरे नोट्स में कभी भी इस टाइप का चिन्ह लगे तो इसका मतलब समझ जाए कि ये है, या पॉजिटिव वे में हम बोल रहे हैं। जैसे लोहा की मात्रा, ये टिक किया हुआ है, यानी कि है, ज्यादा है। लोहा की मात्रा अलौह में नहीं है, क्रॉस, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा? सब सर्वप्रथम तो लोहा ही हो जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि लोहा की मात्रा है तो लोहा होगा। मैंगनीज, अच्छा मैंगनीज का उपयोग होता है तलवार वलवार बनाने में। अभी जो तलवार होगा ये सब में ये मैंगनीज का इस्तेमाल होता है। लोहा, क्रोमाइट, क्रोमाइट जो होता है ना ये खनिज होता है जी। क्या होता है? खनिज। और ये क्रोमाइट से प्राप्त होता है क्रोमियम। क्या प्राप्त होता है? क्रोमियम, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। ये मिट जा रहा है पीछे से, ठीक है। क्रोमाइट एक खनिज है, क्रोमाइट से प्राप्त होता है क्रोमियम। और लोहा का 4 प्रकार के अयस्क होते हैं जो कि आपको हम बताते चलते हैं एक एक कर से। अभी पूरा डिटेलिंग वीडियो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन परिचय का ही ये वीडियो है मेरे यहाँ पे, ठीक है ना। देखो लोहा, तो सबसे पहले जो लोहा है इसका अयस्कों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरे पास हेमेटाइट। क्या आता है? हेमेटाइट। सर्वप्रथम हेमेटाइट नहीं, सर्वप्रथम आता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और दूसरा आता है मेरे पास हेमेटाइट। और तीसरा आता है मेरे पास ऐसे लिमोनाइट आता है, सीडेराइट आता है। बट इतना हम नहीं लेके चलेंगे, चलो लास्ट वाले को ले लेते हैं, सीडेराइट, क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों हो जाते हैं। लोहा जो होता है इसमें लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, चूँकि लोहा है ये है तो किस चीज़ की मात्रा रहेगी। मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है वो याद रखिएगा Fe3O4 होता है। और हेमेटाइट का जो सूत्र होता है बस कुछ नहीं, एक एक परमाणु को कम कर दीजिए, Fe2O3 होता है। कभी कभी ये संरचना भी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में। देखो ये जो जीरोलॉजी का जो एग्जाम है ना, इसमें हमें सब्जेक्टिव से ज़्यादा हमें ऑब्जेक्टिव से लड़ने की आवश्यकता है। चूँकि ऑब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट से, आप देख लो बायोलॉजी देख लो, केमिस्ट्री, कोई
भी विषय अगर आप ऑब्जेक्टिव से लड़ना चाहते हो तो भैया उस टॉपिक को तो निचोड़ के एकदम पढ़ना पड़ेगा पूरी तरीके से। अगर हम सिर्फ जियोलॉजी एज ए भूगोल अगर एज ए ज्योग्राफी अगर पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दें तो मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि आप उतने डीपली उतनी स्टडी निचोड़ कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लोहा का फॉर्मूला, लोहा का 3 प्रकार का यस्क होता है जिसमें इसका अंश पाया जाएगा। तो जो Fe3 मैग्नेटाइट होता है ना, इसमें 60 से लेकर 70% तक लोहा की मात्रा, लोहांश पाए जाते हैं। मतलब मैग्नेटाइट उच्च क्वालिटी का लोहा कहा जाता है। ठीक है ना, उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता वाला क्या कहा जाता है, लोहा कहा जाता है। किसको, मैग्नेटाइट को। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया, इतना उपस्थिति होता है, 60 से 70% लोहा की उपस्थिति होता है। सर्वोच्च क्वालिटी का लोहा किसको कहा जाता है, मैग्नेटाइट को। ठीक है, इससे मैग्नेट तैयार किया जाता है जिसको हम लोग चुंबक भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेमेटाइट, हेमेटाइट अत्यंत उपयोगी साबित होता है, अत्यंत उपयोगी है। आज हम लोग जितनी भी चीजों का उपयोग करते हैं लोहा के रूप में, ठीक है ना, वो सारी चीज है ये हेमेटाइट का। इसकी परसेंटेज होती है 50 से लेकर 60% तक। इसमें लोहा की उपस्थिति कितनी है, 50 से लेकर 60%। तो सवाल आएगा कि सर हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं। तो भाई देखो, इसका यूज हम लोग डायरेक्ट नहीं करते, क्योंकि लोहा का उपयोग हम सीधे नहीं कर सकते। लोहा में कुछ मात्रा कार्बन की मिलाकर हम उससे स्टील बना देते हैं, और कार्बन जब तक स्टील के रूप में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। समझ आ गया, तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि हेमेटाइट में हम लोग कितनी % कार्बन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने बताया कि 50 से 60% अगर लोहा इसमें है तब उसका हम हेमेटाइट बोलेंगे, और वही 60 से 70 अगर हो जाए, 70 प्लस हो जाए तो मैग्नेटाइट के रूप में उसे हम बोलते हैं। सिडेराइट का फॉर्मूला उसे फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, इसका जो होता है परसेंटेज 20 से 30% ही इसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है ना, इसे कच्चा लोहा भी कहा जाता है सिडेराइट को, तो इसलिए सिडेराइट उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। मेन है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। देखिए, स्टील बनने का प्रोसेस में यह है कि हेमेटाइट में कार्बन की मात्रा 1% अगर मिला देंगे वो ऐसा स्टील बनेगा जिसका उपयोग हम लोग अपने घर के आसपास करते हैं, बर्तनों के रूप में कर देते हैं। लेकिन यही हेमेटाइट में अगर कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा मिला दिया जाए, 100 कर दिया जाए मतलब, तो जितनी ज़्यादा हम कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं उतना ही मजबूत स्टील बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका उपयोग वहाँ होता है ट्रेन की पटरियों में, ट्रेन के डिब्बों में। ठीक है, देख तो इतना टन के टन वजन को वहन कर लेता है ट्रेन की पटरी। ठीक है, कुछ ना होता है उन लोगों को, समझ आया। कार्बन की अत्यधिक मात्रा मिलाई जाती है वो स्टील। ठीक है, और हम लोग जो उपयोग करते हैं वो स्टेनलेस होता है। ठीक है, और वो एकदम हाई मतलब कार्बन वाला स्टील होता है वहाँ पे हेमेटाइट में। ठीक है, खैर ये अलग मैटर है, समझो, यही तो पॉइंट है। पॉइंट बस लिखना है हमें और एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना है। लोह अयस्क, लोहा की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। लोहा हो गया, मैंगनीज हो गया, ज़्यादा एग्जाम्पल के ऊपर मत जाइए, कुछ ही याद रखिए। क्रोमाइट से, तो क्रोमाइट से क्या प्राप्त होता है हमें जी, क्रोमियम प्राप्त होता है। और बाकी अगर इसका उपयोग लोहा के करना है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन की मात्रा का उपयोग करेंगे, एल्युमिनियम डाल सकते हैं, अलग अलग हमारा मर्जी। हम जिस टाइप का मिश्र धातु प्राप्त करना चाहेंगे, जिस टाइप का हमें पदार्थ बनानी है, उस प्रकार से हम इसमें मिला सकते हैं। तीसरा अगला पॉइंट है मेरे पास अलौह, यानी कि धात्विक खनिज 2 हैं। एक लौह के बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन किया। अलौह में यह है कि लोहा की मात्रा नहीं पाई जाएगी। सोना, गोल्ड, इसका सूत्र होता है Au, और Ag का मतलब होता है चांदी, और Pb का मतलब होता है लेड। आपको पता है कि Pb जो है ना, जैसे जो लौह होगा इसमें धातु आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10 में भी और क्लास 8 में भी। धातु चैप्टर में क्या है ना कि धातु में भी सारी गुण पाई जाती है। जैसे वे विद्युत का सुचालक कर सकते हैं, ऊष्मा का सुचालक मतलब चालन कर लेते हैं। दूसरी चीज़ की उसे पीटिएगा तो उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता के गुण के साथ वे लचीलापन होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है ना, ये लौह खनिज अत्यंत कठोर होंगे, बहुत ज़्यादा अत्यधिक कठोरता का गुण इनमें पाया जाता है लौह खनिज में। ठीक है, जबकि अलौह उतने कठोर नहीं होते। देखो, सोना ज़्यादा कठोर होता है क्या, सोना टोटल 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट में ऐसा हो जाएगा ना, जब आपके पास गीला आटा होता है ना, ऐसा हो जाता है। 2 कैरेट इसमें कम करके 22 कैरेट का ही सोना का उपयोग करके हम लोग आभूषण बनाते हैं, जो कि ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, और उसमें 2 कैरेट उसमें अलग से कोई पदार्थ मिश्र धातु के रूप में मिला दिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि हमें 24 के 24 कैरेट का ही गोल्ड का हमें चाहिए आभूषण, तो भैया ये भूल जाइए, कभी ना हो पाएगा, कभी नहीं। उसमें कुछ ना कुछ 2 कैरेट मिलाया रहेगा, तभी जाकर ये बन पाएगा। ठीक है ना, तो 24 कैरेट का पूरी तरीके से शुद्ध सोना का कोई भी आभूषण आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, चांदी, तो चांदी भी होता है, लेकिन चांदी सर्वाधिक सुचालक है, क्योंकि ये जो है ना, अगर केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाए तो ये सभी डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट की खासियत यह है ना कि ये संक्रमण तत्व होते हैं, अलग अलग गुण इनका प्रदर्शन होता है। शीशा को आप देख लो भाई, शीशा को देख लो, ये ऊष्मा का भी चालन नहीं करता है, विद्युत का भी चालन नहीं करता है, कोई माने मतलब नहीं, अपने दुनिया में मस्त है शीशा। ठीक है ना, धातु कैटेगरी में है ये नहीं है, समझ आया। मतलब
धातु कैटेगरी में तो है, बट इसे हम लोग बोलते हैं अलौह। लोहा की मात्रा कहाँ है शीशा में, आपको लगता है मार देंगे फूट जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चांदी, चांदी का वायर बनाया जाता है, तार जो होता है ना सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है, सोना का आभूषण बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो इनमें लोहा की अंश बहुत कम होता ही नहीं, जीरो, और इनमें होता है लोहा की अंश। ठीक है, अभी आगे हम लोग एक एक करके पूरी तरीके से स्टडी करते हैं। तो अब आपको समझ ही आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, कि भाई खनिज का मॉडल क्या है, खनिज हम लोग किसे बोलेंगे, ठीक है, और खनिज से हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगा। देखिए, जो भी खनिज हमारे पास आएगा वे खनिजों का हम अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग करेंगे, और जब उसका अपने व्यवहारिक जीवन में हम उपयोग करने लगते हैं और उस खनिज के द्वारा हमें जब बेनिफिट्स होने लगते हैं, हमें जब फ़ायदा होने लगता है, तब उस खनिज के बारे में हम बहुत ज़्यादा स्टडी करके उस खनिज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जगह जगह पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील कंपनी जो कि जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है, और ये टिस्को भी हमारे झारखंड में ही है, जो कि अभी पूरे विश्व में क्या है, ये प्रसिद्ध है अपने जगह पे, ठीक है, अपने ब्रांड को लेकर, अपने गुणवत्ता को लेकर टाटा कंपनी अभी क्या है, अपना गुणवत्ता को लेकर फेमस हुआ। अभी फिलहाल रतन टाटा सर का भी निधन हुआ था, फिलहाल अभी आप देखे होंगे न्यूज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास खनिज। देखिए, खनन विधि से ही हम देख लेते हैं। पहले इस खनिजों के बारे में हम लोग भविष्यवाणी करते हैं कि इस जगह पे ये चीज़ हो सकता है। खनिजों का सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान पता चलता है कि यहाँ पे किन किन खनिजों की उपस्थिति हो सकती है। खनिजों के प्राप्त करेंगे तो हमें फैक्ट्री लगाने के लिए, यानी कि फैक्ट्री का मतलब होता है उद्योग, और उद्योग का मतलब आप लोग यही समझते हैं कि जहाँ पे काम होता है। नहीं नहीं नहीं, उद्योग का मतलब होता है बड़ा स्तर। जैसे छोटा स्तर एक होता है, एक बड़ा स्तर होता है, ठीक है, यानी कि बड़े स्तर पे अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसे हम उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उद्योग कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो एक आता है मेरे पास खनन का प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं विवरित खनन। क्या बोलते हैं उसको? विवरित खनन इसको बोलते हैं। इसे हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक खनन का प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं विवरित खनन। विवरित खनन, विवरित खनन। इस खनन में यह है कि भाई यदि हमें खनिज बहुत कम गहराई पे मिल जाए धरती के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें खनन करना पड़े, और कम गहराई पे अगर वो मिल जा रहा है, यानी कि जैसे ही धरती का जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ को हमने हटाया तुरंत मिल गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के खनन को हम लोग क्या बोल देते हैं? विवरित खनन। तो इसको लिख सकते हैं पृथ्वी के ऊपरी सतह पर उपस्थित खनिज, ठीक है ना, जिसे अत्यंत आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विवरित खनिज कहते हैं। उसे विवरित खनिज कहते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सिर्फ जियोलॉजी का नहीं, जियोलॉजी देखकर चैनल पे आ रहे हो, ये मूर्खता है, लोगों को बताओ। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जितने भी उपस्थित खनिज होंगे और उसे हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, एकदम पृष्ठ पे कि चलो भैया कवर हटाया, मिल गया मटेरियल हमें, ठीक है, उसे विवरित खनन हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। विवरित खनन या विवरित खनिज नहीं, विवरित खनन उसे हम लोग कहेंगे, ठीक है ना, कि उस खनन को हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसी के जस्ट अपोजिट एक आता है जी, जिसको हम लोग बोलते हैं कुपकी खनन। कुपकी खनन, जब खनिज, इसका डिफिनेशन अपने सब लिखोगे, पृथ्वी के आंतरिक तल में उपस्थित खनिज जिसे हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, और इसको प्राप्त करने के लिए हमें यांत्रिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, उसे हम लोग कहेंगे कुपकी खनन। इसका डिफिनेशन आप खुद से लिखोगे, हमने पॉइंट बता दिया, ठीक है, कि पृथ्वी के गहराई में उपस्थित खनिज जिसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है, तथा इससे प्राप्त करने के लिए हमें यांत्रिक विधियों का उपयोग करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कुपकी खनिज कहते हैं, कुपकी खनन बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, यही सब है हमारे पास कोई पॉइंट, और इसका उपयोग आपको पता है कि भाई खनिजों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो उपयोग के साथ हमने बात कर लिया कि कहाँ का उपयोग करते हैं, बहुत जगह पे। देखिए, कोई भी खनिज जो बनता है ना, तो उसको सबसे पहले उसका सांद्रण किया जाता है, क्योंकि किसी भी खनिज को प्राप्त करके सीधे हम लोग, अब जैसे मान लीजिए कि सोचने वाली बात है कि अगर हमें कहीं पे बॉक्साइट मिल रहा है, बॉक्साइट से आपको पता है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, उसको गलाया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो बॉक्साइट से सीधे हम एल्युमिनियम प्राप्त नहीं कर सकते सीधे,
ऐसा नहीं कि धरती के अंदर में एल्युमिनियम रखा हुआ है और जो बॉक्साइट मिलेगा उस बॉक्साइट के सीधे प्रयोग से हम एल्युमिनियम भी नहीं ला सकते। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इंडस्ट्री लगता है कि जो भैया प्राप्त हुआ उस प्राप्त के बाद हमें चाहिए परिवहन सुविधा, कि जहाँ से प्राप्त हो रहा है उसी के आसपास हमें एक उद्योग लगाना है जहाँ पे हम उसके बड़े स्तर पे बड़े पैमाने पे उसका उत्पादन कर सकें। किसका? खनिज का? नो, जो खनिज प्राप्त हो रहा है उस खनिज से हम नए नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकें, नए नए उत्पाद का उत्पादन कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम का चीज़ों को बनाना है तो अगर एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा किसी इलाके में पाया जा रहा है, ठीक है, तो हम उस एल्युमिनियम के आसपास ही कोई इंडस्ट्री लगाएंगे। हाँ, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए भी बहुत सारी कारकें हैं, सब कुछ लिखवाना बोर्ड पे जरूरी नहीं है। सोचो, इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहला फैक्टर है कि सबसे पहला जरूरी चीज़ कि पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री लगाने का सबसे पहला पॉइंट ये है कि पानी चाहिए। अब पानी की या तो नदी हो सकता है या तो बहुत बड़ा सा डैम हो सकता है। डैम तो भैया चलो सूख सकता है, लेकिन नदी होना जरूरी है, बारहमासी नदी होना जरूरी है। बारहमासी नदी दैट मीन्स की जो नदी है वो 12 महीना उसमें पानी होना चाहिए। क्यों? अब चलो क्यों? क्योंकि आवश्यक पानी की मात्रा का उपयोग इंडस्ट्री कर सकेगा अपना। दूसरी चीज़ कि इंडस्ट्री जो भी फैक्ट्री लगेगा तो उस उत्पादन के लिए बड़े बड़े उसमें यंत्र लगेंगे, बड़ा बड़ा मैकेनिज्म मशीन लगेंगे। उस मशीन को चलाने के लिए हो सकता है विद्युत संयंत्र लगा होगा, तो उस विद्युत संयंत्र के लिए हमें जनरेट करना पड़ेगा इसी नदी वाले पानी से विद्युत, और उस पानी से विद्युत को जनरेट करके जनरेटर द्वारा लाया जाएगा और इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा। 2 फायदे हैं पानी के। तीसरी चीज कि हमें यातायात की सुविधा चाहिए ताकि खनिज आए और यहाँ से प्रोडक्ट को हम लोग बना कर मार्केट में भेजें। बाजार का अर्थ होता है मांग। बाजार का मतलब हम लोग ये समझते हैं ना कि चलो भाई भीड़ लग रहा है, यहाँ पे दुकान लगता है, नहीं ये बाजार है। नहीं रे भाई, बाजार का मतलब होता है मांग। जैसे अभी जियोलॉजी क्लास की मांग है, यानी कि इसका बाजार है, लेकिन ये कहाँ जाएगा? ये इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। ठीक है, इतना भी दिमाग नहीं लगाना है भैया। चलो जनरल फिजिशियन डॉक्टर की तरह आपको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ और चाहिए कि भाई हाँ, इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो ऐसा चीज़ नहीं कि मतलब उत्पादन तो हो रहा है, इंडस्ट्री तो हम लगा दिए, लेकिन उसका बाजार खत्म है। बाजार खत्म मीन्स प्रोडक्ट तो मेरे पास है लेकिन उसका बाजार खत्म है। दैट मीन्स कि उसका मांग ही है, नहीं है, डिमांड ही नहीं है उसका, तो हमें क्या बेनिफिट है? उसे भेजने के लिए उचित सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार द्वारा उचित टैक्स भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से टैक्स जीरो कर दो, भाई करोड़पति अरबपति बना ही रह जाएगा। समझ आ गया? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप अगर आंसर लिखते हो तो अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए, और कॉमन सेंस हल्का सा लगा दोगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब भी इस टाइप के जब उद्योग से संबंधित जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप बस इतना समझो, या इकोनॉमिकल आर्थिक भूविज्ञान से जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप इतना समझो ना कि हम एक ऐसे इंसान हैं कि उद्योग ही मेरा है, हम ये खनिज का वहाँ से उत्पादन कर रहे हैं, खनन विधि द्वारा निकाल रहे हैं, उसको हम अपने फैक्ट्री में ला रहे हैं, उसका सांद्रण कंसंट्रेशन करने के बाद उसका हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको हम मार्केट में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये फीलिंग लेकर चलना है, उसके बाद ही आप उसका जवाब दे पाइएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए तो भाई आज की क्लास में हम इतना ही बात करते हैं। बाकी आप एक एक पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो नोट्स मेरे व्हाट्सएप पे आप PDF बनाकर सेंड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट की सारी क्लासेस को एक कर से करिएगा, मतलब सीरियल वाइज इसको देखते चलिएगा। और ऑफलाइन क्लास अभी बहुत ही धमाकेदार तरीके से चल रही है हमारे यहाँ, तो ऑफलाइन क्लास में आप ज्वाइन जरूर करिएगा। जितने भी लोकल स्टूडेंट होंगे, ऑफलाइन क्लास अगर आप छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप समझो कि आप अपना फ्यूचर को अभी घर पे रख के बर्बाद कर रहे हो और अपने से खुद से जानबूझ के बर्बाद कर रहे हो। तो ऑफलाइन क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।